ठीक है जी। नीच भंग से स्टार्ट करते हैं। करें जी, स्टार्ट करें। यस सर। सर का नेटवर्क का इश्यू है। सर आपका स्क्रीन बीच बीच में फ्रीज हो रहा है। मेरी आवाज आ रही है? बीच बीच में स्क्रीन फ्रीज हो रहा है सर आपका। अभी आ रही है आवाज? अभी आ रही है। ओके ओके, ठीक है। तो नीच भंग का पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसपे आपको खटाक से समझ में आ जाएगा। आप में से ऐसे कौन लोग हैं जो अमेरिका की सिटीजनशिप चाहते हैं या अमेरिका जाना चाहते हैं, या कभी किसी पॉइंट पे एक से रुक जा आपने सोचा हो कि यार ये H1N1 वीजा लग जाए हमारा और हम अमेरिका चले जाएं? है कोई आप में से? चलिए, एनीवेज, दुनिया में एक सर्वे के अनुसार सबसे ज्यादा लोग चाहते हैं कि उनका अमेरिका में सिटीजनशिप हो जाए। मेरी आवाज आ रही है कि गया नेटवर्क? नहीं आ रही है। ओके। आ रही है। तो एक सर्वे के अनुसार ऐसा जाना जाता है कि बहुत से लोग चाहते हैं कि अमेरिका में उनकी सिटीजनशिप हो जाए। तो अमेरिका में सिटीजनशिप लेने आप जाओगे ना, तो वो आपको H1N1, P1T1, C1D1, पता नहीं कितने तरह के वीजा आपको लगवा देंगे, और उसको फुलफिल करने के बाद आपको अमेरिका की सिटीजनशिप मिलती है, बहुत वो करने के बाद। लेकिन अगर आप यूक्रेन में रह रहे हो आज की डेट में, तो आपको अमेरिका अपनी सिटीजनशिप ऐसे करके दे रहा है, हाथ हथेली पे, लो आओ। या जर्मनी अपने यहाँ आपको बुला रहा है, यूक्रेन से आ जाओ। इसको बोलते हैं, यूक्रेन की इस समय क्या स्थिति है, वहां पे रशिया ने अटैक किया हुआ है, ठीक है। यूक्रेन इस समय नीचस्थ है, डेबिलेटेड है, लेकिन अमेरिका ने उसका क्या किया है, नीच भंग कर दिया है। और यूक्रेन का आदमी जिसके ऊपर गोले बरस रहे हैं, उसको सडनली अमेरिका ने अपने यहाँ बुलाया, उसको नौकरी दी, उसको रिफ्यूजी अलाउंस बोलते हैं वो दिया, रहने को घर दिया, खाने को अन्न दिया, बच्चों के स्कूल में दिया। तो आप देखो, जो आदमी यूक्रेन में नीचस्थ था, वो अमेरिका में आके क्या भोग रहा है, राजयोग भोग रहा है। इसको बोलते हैं नीच भंग राजयोग। अगर वो कुछ दिन और यूक्रेन में रहता तो उसके ऊपर कोई गोला पड़ जाता और वो खत्म हो जाता, लेकिन अमेरिका ने उसको बड़े प्रेम से उठाया और अपने यहाँ लाके बिठा लिया। तो अमेरिका ने उसका क्या कर दिया, नीच भंग कर दिया। और अमेरिका ही नहीं, जर्मनी भी उसको बुला रहा है, इंग्लैंड भी बुला रहा है, और भी फ्रांस भी बुला रहा है, बहुत सी। तो कई कंट्रीज मिलकर उसका नीच भंग कर रही हैं, ठीक है। तो नीच भंग हमें जब भी देखना है ना, हमें सारे प्रिंसिपल्स लगाने हैं। और किसी प्लैनेट का नीच भंग जब ज्यादा प्लैनेट करते हैं ना, तो वो प्लैनेट जो योग देता है ना, वो अल्टीमेट योग होता है, जिसको नीच भंग योग बोलते हैं। अच्छा, अब बहुत से एस्ट्रोलॉजर या आप लोगों में से गलती लोग क्या करते हैं कि जैसे ही उनको दिखाई दिया कि नीच भंग हो गया, उन्होंने फटाफट कसीदे पढ़ने शुरू कर दिए। नीच भंग हो गया, आप तो ये बन जाओगे। समझो, पहले नीच भंग का फर्स्ट हाफ में क्या आता है, नीच आता है। मतलब पहले आपको नीच होना पड़ेगा, फिर आपका भंग होगा और फिर आप राजयोग पे पहुंचोगे। जैसे आपने वो बड़ी फेमस स्टोरी देखी होगी, बाबा का ढाबा। एक बुजुर्ग महिला और पुरुष थे, और एक यूट्यूब चैनल वाला था। तो वो दुकान चलाते थे रोटी सब्जी की, दिल्ली की बात है ये। और इस यूट्यूब वाले ने उनकी वीडियो बनाई और यूट्यूब पे डाल दी, और उस पर कमेंट डाल दिया कि इफ यू वांट टू हेल्प दीज ओल्ड पीपल, यू कैन डोनेट मनी। और रातों रात, मतलब लोगों ने, किसी ने 1,000 रुपए, किसी ने 500 रुपए, मतलब अमेजिंग तरीके से वो उसको पैसे मिले, और बाबा का ढाबा रातों रात वो बहुत अमीर बन गए, बिकॉज डोनेशन की वजह से। अब ये नीच भंग हुआ, लेकिन नीच भंग से पहले वो बाबा का ढाबा की हालत तो खराब थी ना, पहले से वो नीच पे तो था ना। तो जब आप नीच पे होगे ना, तब आपका नीच भंग होगा। तो ये नहीं भूलना कि आप पहले दिन से ही बोल दो कि नहीं नहीं, आप तो
एकदम से राजा बन जाओगे, नहीं। नीचभंग योग श्योर शॉट काम करता है, लेकिन पहले आपको डाउन लेके जाएगा, उसके बाद कोई प्लैनेट आपका आके नीचभंग करेगा। जो प्लैनेट की दशा में वो, मतलब जो प्लैनेट उसका नीचभंग करेगा उसकी दशा में वो राजयोग लगता है, ऐसे नहीं कि कभी भी फलित हो जाएगा। तो अमेरिका ने ये डिसीजन जब लिया कि हम यूक्रेन वालों को सिटीजनशिप देंगे, उस डिसीजन के बाद ही नीचभंग उनका फलित हुआ। उससे पहले तो यूक्रेन वाले पिट ही रहे हैं। क्लियर है यहाँ पे? किसी को कोई डाउट? सबको क्लियर है नहीं ये? यस सर। मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? कुछ प्रॉब्लम है? आ रही है सर, सर आ रही है, एकदम क्लियर है। आ रही है। ओके, पता नहीं नेटवर्क में इशू है क्या है। खुशबू क्लियर है आवाज मेरी? हाँ आवाज आ रही है, पर थोड़ा नेटवर्क इशू है, इसके लिए स्क्रीन थोड़ी आपकी डिस्टॉर्टेड है। अभी वो जो दशा का बोला, जो प्लैनेट नीच का है उसकी दशा में वो होगा, या जो प्लैनेट वो नीचभंग को काट रहा है उसकी दशा में राजयोग वो होगा फलित? दोनों की दिशा में, दोनों कनेक्टेड ही होंगे। अच्छा, दोनों कनेक्टेड ही होंगे नीचभंग में तो। सॉरी, तो मतलब जिसकी अभी दशा चल रही है वो समझा नहीं मेरे को, मतलब कैसे ये? नहीं, जो प्लैनेट, जो दो प्लैनेट इन्वॉल्व है नीचभंग में, उन दोनों में से किसी एक प्लैनेट की दशा चलनी चाहिए। अच्छा, ओके ओके, मतलब अंतरदशा महादशा कोई भी चलनी चाहिए। हाँ, वैसे सर अब सर कहते हैं महादशा में ज्यादा फलित होता है, लेकिन अंतरदशा में भी कुछ तो इफेक्ट दिखाएगा ही। अच्छा, बेसिकली वो राशि और प्लैनेट वैसे भी कनेक्टेड ही रहेंगे चंद्र कुंडली या लग्न में। ये लास्ट टाइम लिखाया था ना कि जो अगर वो जो नीच का प्लैनेट है, अगर वो चंद्र कुंडली में केंद्र में आ जाता है तो नीचभंग योग कैंसिल हो जाता, तो नीचभंग योग बनता है, बराबर ना? हाँ, उसका बहुत तरीके, बहुत हाँ, तरह, नहीं, अगर वो ये- किसी उच्च हाँ, के चार प्लैनेट के साथ पॉइंट बैठ जाए तो भी नीचभंग हो जाता है। अगर वो नीच का प्लैनेट अगर उच्च के साथ बैठ जाए, हाँ, तो भी उसका नीचभंग हो जाता है। तो ये जो पहला पॉइंट था केंद्र वाला, वो चंद्र कुंडली या लग्न कुंडली दोनों में हो सकता है ना? हाँ, कि खाली चंद्र कुंडली में देखना है? नहीं नहीं नहीं, दोनों में ही देखना है। नहीं, लग्न दोनों में ना? लग्न तो बल्कि सबसे इम्पोर्टेंट है। में चंद्र कुंडली में तो अभी शायद मृत्युंजय ने पिछली बार कहा था, चंद्र कुंडली में इतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा, ऐसे तो सब कुछ सारे ही हो जाएंगे, लेकिन लग्न कुंडली तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है। ओके। चंद्र कुंडली हमारा मन बताता है, इसलिए चंद्र कुंडली also very important। चंद्र कुंडली जो होती है ना, 2.25 दिन में आप चेंज करते हो। ये तो लग्न तो फटाफट 2.25 घंटे 2 घंटे में चेंज हो रहा है लग्न, तो लग्न का इफेक्ट ज्यादा स्ट्रांग होगा चंद्र कुंडली से। हाँ, ये 4 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, 4 पॉइंट्स लिखवाए थे शायद। हाँ, 4 पॉइंट्स लिखा है, तो मैं वो पहले में खाली मून चार्ट लिख के लिखा था मैंने। चंद्र कुंडली लिखा है मैंने। हाँ, नीच का प्लैनेट अगर चंद्र कुंडली में भी केंद्र में आ जाए तो भी नीच भंग हो जाता है। जिस और राशि में दूसरे प्लैनेट, बाकी 3 पॉइंट्स क्या है? एक तो नीच का प्लैनेट केंद्र में अगर चंद्र कुंडली में आएगा तो नीच भंग होगा, चंद्र में भी और लग्न में भी, दोनों लग्न कुंडली में में। भी ना? हाँ, बस मून को खाली लग्न चार्ट में चेक करना है। जिस राशि में प्लैनेट नीच का मून हो अगर जाए, अगर लग्न चार्ट में लग्न मतलब केंद्र में आ जाए तो ही तो कैंसिल होगा। हाँ, कैंसिल। तो चंद्र कुंडली में तो लग्न में ही रहेगा ना? हाँ, चंद्र कुंडली में तो लग्न में ही रहेगा। ये पहला पॉइंट था। दूसरा है, जिस राशि में प्लैनेट नीच का हो जाए उस राशि का स्वामी केंद्र में आ जाए। लग्न में या मून में? हाँ, क्या क्या क्या
जिस राशि में प्लैनेट नीच का होता है उस राशि का स्वामी अच्छा केंद्र में आ जाए। केंद्र में आएगा तो ओके ओके। हाँ या फिर वो उच्च का हो जाए। हाँ, केंद्र में आ जाए या फिर ऊंच का हो जाए। एग्जैक्टली। और ये भी क्लियर है? हाँ बेटर है सर, बहुत बेटर है। ठीक है, ओके। तो हम तो नीच भंग के लिए पहले आपका नीचस्थ होना जरूरी है, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स का आना जरूरी है, फिर कोई शाहरुख खान बन के आपकी लाइफ में आएगा और वो आपका नीच भंग करेगा, वो आपको ऊपर लेके चला जाएगा, ठीक है ना। जैसे इसका एक और एग्जांपल समझते हैं। मान लो कोई बीमार पड़ रहा है बार बार, वो किसी डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने बोला कि आप योगा शुरू कर दो, तो उस आदमी ने योगा शुरू कर दिया। योगा करते 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 उसने योगा शुरू तो इसलिए किया कि वो बीमारी ठीक होगी, बट उसका इंटरेस्ट डेवलप होता गया एंड ही बिकेम अ वेरी सक्सेसफुल योगा टीचर। तो ये क्या है? ये नीच भंग राजयोग है कि आपने योगा इसलिए शुरू किया कि आपके शरीर में बहुत सारी बीमारियां थी, पहले आपने अपनी बीमारियों को ठीक किया, फिर आपने योगा इतना अच्छा सीख लिया कि अब आप दुनिया को योगा सिखाते हो, तो आप राजस्थान के या पंजाब के या इंडिया के माने हुए योगा टीचर बन गए हो, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं नीच भंग राजयोग। लेकिन नीच भंग राजयोग का ये कतई मतलब नहीं है कि डे वन से भैया आप तो अंबानी के घर पैदा ही नहीं। रिक्शे वाले का बेटा जब आईएएस ऑफिसर बनता है वो नीच भंग राजयोग होता है। या ऑटो ड्राइवर का हम सुनते हैं ना, ऑटो ड्राइवर की बेटी आईपीएस ऑफिसर बन गई, दैट इज नीच भंग राजयोग। गांव के किसान का बेटा एक बहुत ऊंची पोजीशन पे पहुंच गया। तो पहले आपके जीवन में नीचता आएगी, फिर उसको कोई प्लैनेट आके भंग करेगा और फिर आप उस योग को प्राप्त होगे जिसको हम नीच भंग। और ये बहुत श्योर शॉर्ट राजयोग है। इसलिए श्योर शॉर्ट है कि भगवान क्या कहते हैं, जो पहले से बढ़िया है ना उसको, उसके ऊपर भगवान ध्यान नहीं देते। जो आदमी दबा हुआ है ना उसके ऊपर ईश्वर की विशेष कृपा होती है। तो जो नीचता में होता है ना उसको उठाने में भगवान को भी मजा आता है। तो इसीलिए ज्यादातर राजयोग, मतलब बड़े बड़े राजयोग का मैं गारंटी नहीं लेता, पर नीचभंग राजयोग जरूर फलित होता है। हम कुंडलियों में देखेंगे। अभी हम अमिताभ बच्चन का भी चार्ट लगाएंगे, जब हम ये पढ़ लेंगे तो आप बताना कि किसने अमिताभ बच्चन को ये नीचभंग किया, ठीक है ना। अब हम रूल समझ लेते हैं कि नीचभंग राजयोग, हालांकि चारू को सारे रूल रटे पड़े हैं, तो चारू में कहीं भूल जाऊं तो याद दिला देना। तो नीचभंग का पहला रूल ये है कि जो प्लैनेट नीच में जा रहा है, अगर वो प्लैनेट केंद्र में बैठ जाए तो उसका नीच भंग हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल चंद्रमा, चंद्रमा को छोड़ देते हैं, चंद्र कुंडली बनेगी तो ऑलरेडी उसमें आ जाता है। बृहस्पति को ले लेते हैं। बृहस्पति नीच का होता है मकर राशि में। हाँ, तो अगर बृहस्पति नीच के हैं 10 नंबर राशि में है, लेकिन वो बैठे हुए 1, 4, 7, 10 में हैं, तो उनका नीच भंग हो गया। तो जो प्लैनेट नीच का है वो चंद्र कुंडली में या लग्न कुंडली में अगर केंद्र में बैठ गया तो उस प्लैनेट ने खुद का नीच भंग कर दिया। अब इसका क्या मतलब है खुद का नीच भंग करना? कि मैं बहुत गरीब था, मैंने खुद पढ़ाई करी, मेरे को कहीं से सपोर्ट नहीं मिली, मैंने अपने आप को बहुत मेहनत किया, मैंने कहीं पे मजदूरी भी करी, मैंने कहीं पे नौकरी भी करी, मैंने पढ़ाई भी करी और आज मैं आईएएस ऑफिसर बन गया। तो नीच भंग किसने किया? खुद व्यक्ति ने अपना नीच भंग कर दिया। कैसे कर दिया? कि वो केंद्र में आके बैठ गया। केंद्र मतलब 1, 4, 7 और 10। तो कोई भी प्लैनेट नीच का होके यदि केंद्र में आके बैठ जाता है तो वो नीच भंग होता है। अच्छा, रटने की जरूरत नहीं है, एक दिमाग में कॉन्सेप्ट बना लो कि केंद्र हमारा विटामिन की गोली है। कोई भी योग हो ना, केंद्र उसमें विटामिन की गोली है। जैसे ही प्लैनेट केंद्र में आएगा उसको एक विटामिन का पुश मिलेगा बस। तो केंद्र को दिमाग में रखो, सारे योग आपको रटने की जरूरत नहीं, दिमाग में अपने आप फिट हो जाएंगे। तो पहला समझ गए आप, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है इसको याद रखने में कि जो प्लैनेट नीच का हुआ यदि उसको विटामिन की गोली मिल गई, विटामिन की गोली क्या है? 1, 4, 7 और 10, तो वो वहां बैठ गया आके, तो भैया उसका नीच भंग हो गया। ठीक है। दूसरा रूल क्या है? यहाँ पे उसने खुद ने कर दिया, वो कैसे बताया आपने? सॉरी, वो एक्चुअली उस प्लैनेट को किसी और का सपोर्ट नहीं मिला, वो खुद आके केंद्र में बैठ गया ना। अच्छा, हाँ, ओके ओके। जैसे मंगल कर्क में नीच का हुआ, तो मंगल खुद 10वें घर में आके बैठ गया, तो नीच भंग खुद मंगल ने अपना कर दिया। ओके ओके ओके।
उसमें एक्सटर्नल पार्टी की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी हमको, हमने अपना नीच भंग खुद ही कर दिया। इसका मतलब क्या है कि उस व्यक्ति को हम एक लाइन में अंग्रेजी में कह सकते हैं सेल्फ मेड मैन। आपने स्टोरी नहीं सुनी होगी, हमारे पिताजी लोग बोलते हैं मैं 13 रुपए लेके मुंबई आया था और फिर आज मैंने 1300 करोड़ का साम्राज्य खड़ा कर लिया। अक्सर आपके पिताजी लोग, मेरे पिताजी लोग, ये कि बेटा मैं एक सूटकेस लेके आया था, देखो आज मैंने 285 गज का घर बना लिया, तुम लोग क्या कर रहे हो? मैंने कहा पापा उस सूटकेस में मैं भी था, तो इसीलिए। तो ये सेल्फ मेड मैन होते हैं। वो मैं बीकानेर से चला था मुंबई के लिए, मेरे पास 10 रुपए थे, ये वही नीच भंग है, खुद ही अपना नीच भंग किया। ठीक है ना? अच्छा, दूसरी कंडीशन क्या आती है इसमें कि जिस साइन में वो प्लैनेट नीच का हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल चंद्रमा किस में नीच का होता है? 8 नंबर में, मंगल में। मंगल में। तो जिस साइन में वो नीच का हो रहा है उसका लॉर्ड यानी कि मंगल अगर केंद्र में बैठ जाए तो नीच भंग कर दिया उसने चंद्रमा का। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, प्लैनेट जिस साइन में नीच का होता है उस साइन का लॉर्ड अगर केंद्र में बैठ गया तो नीच भंग हो गया आपका। क्लियर? सेकंड रूल क्लियर है? जैसे बृहस्पति किस में नीच के होते हैं? सैटर्न में। तो अगर सैटर्न उस चार्ट में केंद्र में 1 4 7 10 में आके बैठ गया तो बृहस्पति को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बृहस्पति का नीच भंग सैटर्न ने कर दिया। अब इसका मतलब क्या होता है कि बृहस्पति का नीच भंग, या चंद्रमा मान लो स्कॉर्पियो में, वृश्चिक में नीच का हो गया और उसी चार्ट में मंगल जो है केंद्र में बैठ गया। अब चंद्रमा क्या है? मन है, ठीक है ना? मन नीच का हो गया, लेकिन मंगल क्या है? फिजिकल एक्टिविटी है। तो मंगल केंद्र में बैठ गया, मतलब जिनके मन को डिप्रेशन है उनको आप एक कमरे में बिठा दो और उनको बर्गर चाउमीन खिलाते रहो, उनका जिंदगी में डिप्रेशन दूर नहीं होगा। तो मंगल डिप्रेशन कैसे दूर करेगा? जिनको डिप्रेशन है ना उनको आप जिम में भेज दो, उनको बोलो स्पोर्ट्स खेलो, उनको बोलो घर से बाहर निकलो, डिप्रेशन खत्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है एग्जाम्पल? चंद्रमा का डिप्रेशन मंगल कैसे दूर करता है? आप मंगल जैसी एक्टिविटी करने लग जाओ तो दूर हो गया वो। हाँ, अगर एरीज का ही एग्जांपल लेके बना ले, एरीज की कुंडली में मंगल इन 4th हाउस एंड चंद्र इन 8th हाउस, तो ये दोनों प्लैनेट नीच के हो गए और दोनों ने अपना नीच भंग भी हो गया ना पहले 2 रूल्स के बेसिस पे। एरीज की कुंडली में बिल्कुल हो गया, बहुत बढ़िया। तो इसमें मतलब वो कैसे, क्योंकि मंगल चंद्र का नीच भंग कर रहा, चंद्र मंगल का, तो जैसे तो एक दूसरे को, जैसे मंगल चंद्र से क्या ले रहा है? मन की शक्ति ले रहा है, और चंद्र मंगल से क्या ले रहा है? तन की शक्ति ले रहा है। तो तन की शक्ति मन की शक्ति मिलके आदमी सुपर स्ट्रांग बन गया, नीच भंग हो गया उसका। बहुत बढ़िया है। और जितने ज्यादा प्लैनेट नीच भंग करते हैं ना उतना स्ट्रांग नीच भंग राजयोग बनता है। जैसे यूक्रेन वाले को कौन कौन नीच भंग कर रहा है? अमेरिका भी कर रहा है, यूरोप भी कर रहा है, इंडिया भी बुला रहा है, पाकिस्तान भी बुला रहा है। तो इतना भयानक, अब उसके पास चॉइस है कि मैं अमेरिका जाऊं, जापान जाऊं, चाइना जाऊं, कहां जाऊं, तो उतना बढ़िया नीच भंग हो रहा है। ठीक है सर, जितने ज्यादा प्लैनेट नीच भंग कर रहे हैं, मतलब जितने ज्यादा प्लैनेट नीच है उनको उतना शानदार नहीं, जितने ज्यादा प्लैनेट उसका नीच भंग कर रहे हैं। जब वो कैसे करेंगे सर? मल्टीपल प्लैनेट्स कैसे करेंगे? अभी देखेंगे ना एग्जांपल। करते हैं मल्टीपल प्लैनेट्स बहुत। जैसे अब एक प्लैनेट की दशाई में आपको पुश विटामिन डी दिया उसने, फिर दूसरे की दशाई फिर उसने पुश दिया, फिर कई बार 3 प्लैनेट नीच भंग करते हैं आपका। एक तो खुद ने नीच भंग कर दिया, एक वो जिसमें जिस राशि में नीच का हुआ वो प्लैनेट भी आके केंद्र में बैठ गया तो उसने भी कर दिया। ठीक है, तीसरा रूल क्या होता है कि अच्छा, एक चीज बस इस वाले में, जैसे ये चंद्र और मंगल के एग्जाम्पल में चंद्र जैसे नीच का हो रहा था और मंगल केंद्र में आके बैठ गया तो बढ़िया हो गया। यही मंगल अगर चंद्र के साथ भी बैठ जाएगा तो भी नीच भंग हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल। सर ये केस में राहु और केतु का कैसे? नहीं राहु केतु हमारे पराशर ऋषि ने योगाज में इंक्लूड नहीं किए हैं। आप लोग को सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। राहु केतु के भी कुछ योग बनते हैं, मेरे पास कुछ पीडीएफ मैंने जुगाड़े हैं, मैं आपको शेयर कर दूंगा। जैसे बहुत सारे योग हैं, अम्ला योग, दुर्धरा योग, चंद्रमा के बहुत सारे योग बनते हैं, मतलब कलेवा योग, पुष्पाश योग, दुनिया भर के योग हैं।
मतलब एक मैंने बताया ना बीवी रमन की किताब है 300 प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन, वो जब आप किताब खरीद के पढ़ना शुरू करोगे ना, तो मैं इंपॉर्टेंट योगाज ले रहा हूँ बिकॉज मेरे लिए वैसे तो 5000 से ज्यादा योग है, तो हमारी तो जिंदगी योग में ही कट जाएगी, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो आप चंद्रमा के कुछ योग होते हैं जिसमें चंद्रमा से आगे पीछे कोई प्लैनेट ना हो, तो इस तरह के बहुत से सन के योग हैं, मून के योग हैं, बृहस्पति के, हाँ, तो ऐसे काफी वो आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। मेरे पास पीडीएफ है, मैं भेज दूंगा आपको। मैं आजकल में ना मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग के लिए कहीं से जुगाड़ कर रहा हूँ ताकि आप लोग उसको पढ़ सको, तो वो मैं भेज दूंगा। तीसरा रूल आता है कि जिस राशि में प्लैनेट नीच का होता है, सपोज वो नीच का हो गया, ठीक है ना, वो प्लैनेट जैसे मान लो चंद्रमा की बात करते हैं, चंद्रमा नीच का किस में होता है? वृश्चिक में, और उच्च का किस में होता है? वीनस में। तो चंद्रमा मान लो आपके चार्ट में नीच का पड़ा हुआ है, लेकिन चंद्रमा जिस राशि स्वामी में उच्च का होता है, शुक्र में, अगर वो केंद्र में बैठ जाए तो भी नीच भंग कर देगा। प्लैनेट जिस राशि में उच्च का होता है उसका स्वामी भी अगर केंद्र में बैठ जाए तो आपका नीच भंग कर देगा। जैसे मान लो बृहस्पति उच्च का किसमें होता है? 4 नंबर में। तो अगर बृहस्पति मान लो आपके चार्ट में नीच का है, मतलब 10 नंबर में पड़ा हुआ है मकर राशि में, तो अगर चंद्रमा, बृहस्पति जहां उच्च का होता है, तो चंद्रमा अगर केंद्र में बैठ गया तो आपका नीच भंग कर दिया उसने। सर एक बार रिपीट करेंगे, जिस राशि में प्लैनेट उच्च का होता है वो प्लैनेट अगर केंद्र में बैठा तो केंद्र में बैठ गया, बिल्कुल। जैसे मान लो आपका कोई भी सूर्य ले लेते हैं, सूर्य आपका नीच में हो गया तुला राशि में, तो नीच हो गया, सूर्य नीच का है। लेकिन उसी चार्ट में अगर शुक्र केंद्र में बैठा होगा तो शुक्र क्या करेगा? सूर्य का नीच भंग कर देगा। क्लियर? सॉरी सर, सूर्य उच्च का मेष में रहेगा ना, नीच का हाँ सॉरी मंगल अगर केंद्र में बैठ जाए, सॉरी गलत बोल दिया मैंने। सूर्य के केस में मंगल यदि केंद्र में बैठ जाए। अच्छा, इसी का एक्सटेंडेड रूल क्या है कि मंगल मान लो केंद्र में ना बैठे, लेकिन मंगल अपनी दृष्टि सूर्य पे डाल दे तो भी नीच भंग हो जाएगा। दोबारा रिपीट रूल्स एक बार रिपीट कर दो ना। हाँ, रिपीट करो। सन का एग्जांपल है, चार्ट बना लो, मेष राशि का चार्ट बना लो। सन को 7th हाउस में बिठा दो, और मंगल को लग्न में बिठा दो। मेष का है ना? मेष का चार्ट बना के मंगल को लग्न में बिठा लो। मेष बना लिया। ठीक है। अब पहला रूल क्या है कि सन नीच का है हमारा रूल। अब सन उच्च का किसमें होता है? मेष में। तो पहला रूल है कि मेष का स्वामी मंगल अगर केंद्र में बैठ जाए तो नीच भंग हो गया। तो मंगल कहां बैठा हुआ है? केंद्र में, नीच भंग हो गया। अब इसी का दूसरा रूल क्या है, पार्ट बी क्या है, कि जिस राशि में वो उच्च का होता है उसका स्वामी अगर सूर्य पे दृष्टि डाल दे, तो मंगल की देखो 7वीं दृष्टि कहां पड़ रही है? आ रही है। क्लियर हो गया रूल ये? तो दृष्टि भी डाल के उसने नीच भंग कर सकता है, उसके अंदर पावर है। मंगल दृष्टि डालेगा तो ना सूर्य पे? हाँ, मंगल सूर्य पे दृष्टि, सूर्य की राशि पे कि सूर्य पे? सूर्य पे, जिस घर में सूर्य बैठा उस घर पे दृष्टि डाल देगा। ओके ओके। So basically जिस राशि में प्लैनेट उच्च का है अगर वो केंद्र में हो, या जिस राशि में प्लैनेट उच्च का है वो अगर प्लैनेट को एस्पेक्ट कर रहा हो, यही ना? क्या दोबारा बोलो?
जिस राशि में प्लैनेट उच्च का होता है वो अगर केंद्र में हो तो कैंसिल होता है, या जिस राशि में प्लैनेट उच्च का है वो प्लैनेट अगर एस्पेक्ट कर रहा हो। हाँ करेक्ट। जैसे एक तुला राशि की कुंडली बना लो आप, और जुपिटर को 4th हाउस में बिठा दो आप। अब मुझे बताओ जुपिटर की कैंसिलेशन कैसे कैसे हो रही है, बताओ मेरे को। एक तो वो केंद्र में है राजेंद्र सर, जी, एक मिनट, जिसका नाम मैं लूंगा। राजेंद्र जी, जुपिटर पहला कहाँ बैठा कैंसिलेशन है? आप बताइए। 4th हाउस। 4th हाउस में, फोर्थ। और चंद्रमा बैठा है 10th हाउस में। तुला एक राशि मिनट, की कुंडली बना लो। तुला राशि की, एक मिनट लग, कुंडली बना रहे हैं। ये जो लोग कुंडली नहीं बनाते चंद्र ना कहाँ बैठता उनको, टेंथ चंद्र हाउस। 10th हाउस। अच्छा, गुरु 5th हाउस में बोला ना आपने? फोर्थ नहीं, 4th हाउस में, 4th हाउस। गुरु 4th और चंद्र चंद्रमा 10th। 10th। हाँ, अब इसमें मुझे पहले राजेंद्र जी बताएंगे कि पहला नीच भंग कैसे हो रहा है, फर्स्ट नीच भंग। एक मिनट है सर। ओके, सो पहला नीच भंग ना, गुरु 4th हाउस में बैठा है, तो गुरु नहीं, तो गुरु धनु, तो गुरु उसके नीच राशि में है बेसिकली यहाँ पे। गुरु और नीच खुद का है। हाँ, गुरु नीच का है और खुद केंद्र में बैठा है। तो क्या हुआ? नीच भंग योग। हाँ, पहला रूल अप्लाई हो गया, उसका Yes. नीच भंग हो गया। फर्स्ट गुरु को खुद गुरु ने नीच भंग कर दिया। नीच भंग कर ठीक है। दिया। खुशबू, नेक्स्ट नीच भंग बताओ आप इसका। एक ही बताना खुशबू, क्योंकि बाकियों को भी चांस देना है। जुपिटर जो है वो मून की राशि में एक्सॉल्ट होता है, मून खुद केंद्र में है। वेरी गुड। तो सेकंड रूल के हिसाब से कि जुपिटर जिस राशि में उच्च का होता है, जुपिटर कर्क राशि में उच्च का होता है, उसका स्वामी भी केंद्र में बैठ जाए तो एक और नीच भंग हो गया। चारू जी आप बताओ तीसरा नीच भंग। गुरु गुरु 10th राशि कैप्रिकॉर्न राशि में नीच का होता है, और उसका जो लॉर्ड है 10th चंद्र यहाँ पे केंद्र में आ गया और चंद्र की दृष्टि भी पड़ गई। तो तीसरा रूल हो गया कि चंद्रमा ने उस हाउस को देख लिया जहां पे गुरु बैठा हुआ था, तो चंद्रमा ने भी इसका नीच भंग कर दिया। तो गुरु का नीच भंग कितने तरीके से हो गया? 3 तरीके से। तो ये ब्रिलियंट नीच भंग राजयोग है, 3 तरीके से नीच भंग हो गया। यही चंद्रमा की जगह अगर 3 डिफरेंट प्लैनेट्स इन्वॉल्व हो जाते तो वो और ब्रिलियंट राजयोग हो जाता, क्योंकि जब 3 प्लैनेट्स की अलग अलग समय पे अंतरदशा आएगी तो जुपिटर को पुश मिलेगा। ठीक है। लेकिन पहले ये व्यक्ति पढ़ने में नालायक होगा क्योंकि जुपिटर नीच का है, बाद में ये व्यक्ति धीरे 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 पढ़ने में इंटेलिजेंट होगा, क्योंकि चंद्रमा जो उसका मन है वो एकाग्रचित होना शुरू होगा। आप समझ रहे हो, लिंक बना पा रहे हो? पहले इस व्यक्ति की पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। 4th हाउस हमारी बेसिक पढ़ाई होती है, बचपन में इसकी पढ़ाई बहुत खराब होगी, जुपिटर नीच का हो गया, इसके दिमाग में नहीं घुसेगा। फिर ये अपने मन को कंट्रोल करेगा क्योंकि चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही है, इसका मन मजबूत होगा, चंद्रमा केंद्र में बैठा है, फिर ये जाके बहुत बड़े लेवल का अधिकारी बनेगा। इसमें अगर सैटर्न फॉर एग्जांपल फर्स्ट या 7th हाउस में केंद्र में हो जाता तो अपना चौथा रूल भी अप्लाई हो जाता ना सैटर्न के साथ। हाँ करेक्ट। अगर आप यहाँ पे सैटर्न बिठा दोगे तो भी हमारा रूल अप्लाई हो जाएगा। 7th हाउस में सैटर्न लिख लो। सर ये गुरु की महादशा में सब होगा ना, कि चंद्र की महादशा में भी होगा? हाँ, गुरु में भी, गुरु की महादशा में भी होगा, और सबसे मजेदार मजा आएगा गुरु में चंद्र आएगा या जब चंद्र में गुरु आएगा। ठीक है ना। और अगर सर सिर्फ एक ही से नीच भंग हो रहा है, सपोज जुपिटर ओनली केंद्र में बैठा हुआ है 10 नंबर में, तो उसमें भी अब इसमें तो इसको सपोर्ट किसी और प्लैनेट का मिला नहीं है, अकेला है, तो हम इसको कैसे प्रेडिक्ट करेंगे? तो भी इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो जुपिटर की दशा कितने साल की होती है? 16 साल की। 16 साल की।
तो ऐसा कई की जगह लिखा हुआ है, लघु पराशरी भी कहती है कि पहले 8 साल जो है ना, ये नीचता से ग्रसित रहेगा जुपिटर की दशा में, और जैसे ही 9वां साल लगेगा उसके बाद इसका राजयोग फलित होना शुरू करता है। पर मेरे पास कोई ऐसा एविडेंटरी प्रूफ नहीं है, मैंने इसको बहुत से चार्ट पे नहीं अप्लाई किया, लेकिन ये गारंटीड है कि पहले उसको नीचता देखनी पड़ेगी। तो पहले 8 साल वो गुरु उसको परेशान करेगा, लेकिन दूसरे 8 साल में चूंकि नीच भंग हो गया है, तो वो आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी, क्लियर हो गया? तो सैटर्न को जब आप लिख दोगे तो क्या हो जाएगा? जुपिटर सैटर्न में नीच का था, वो भी केंद्र में आ गया बस। तो और उस सैटर्न ने दृष्टि भी डाल दी होगी इस पे। लेकिन सर इधर जुपिटर भी नीच का है, सैटर्न भी नीच का है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, इसका कोई फर्क नहीं। तो सैटर्न के एस्पेक्ट से थोड़ा ना डिफरेंस पड़ेगा, वो नहीं तो पड़ेगा। प्लैनेट से ही होगा। ठीक है, सैटर्न की दृष्टि से 10th दृष्टि गिरेगी तो कैंसिल नहीं होगा? कैंसिल तो हो ही रहा है, कैंसिल तो ये 2 तरीके से हो रहा है। सैटर्न का एस्पेक्ट भी अदरवाइज सैटर्न एनीवेज केंद्र में बैठा है, वो तो अच्छी बात है, लेकिन उसकी दृष्टि भी है, ये भी जुपिटर पे, जुपिटर को फिर सैटर्न की सपोर्ट भी मिल गई, सैटर्न की सपोर्ट मिल गई, और सैटर्न का भी नीच भंग हो गया बिकॉज जुपिटर केंद्र में है। करेक्ट। तो ये ऐसे करके ना आप खुद ही चार्ट लगा के आप अलग अलग परम्यूटेशन और जब भी आप एग्जाम्पल से पढ़ते हो ना, आपको ये रटने की जरूरत नहीं पड़ती। आप अब जैसे क्लियर हो गया कि नीच भंग की राशि पकड़नी है आपको, और उस राशि में वो हो जाएगा। अच्छा, एक और बड़ा अच्छा एग्जाम्पल होता है कि सपोज सन और सैटर्न एक ही घर में बैठ जाएं, और मान लो सन और सैटर्न एक ही घर में बैठ जाए, बना ले फटाफट से कुंडली। कौन सा कुंडली बनाना है सर? एक मिनट में बता रहा हूँ, कुंडली बता रहा हूँ आपको। सन सैटर्न मेष राशि की कुंडली बना लो। यस सर। और 4th हाउस में जुपिटर और मार्स बिठा दो। एक उच्च का, एक नीच का। हाँ, अब ये इसमें बताओ, दिमाग लगाओ कि इसमें क्या हो रहा है, नीच भंग कैसे कैसे हो रहा है। एक तो सर उच्च प्लैनेट के साथ एक नीच का बैठ गया, नीच भंग हो गया, उड़ा ले गया उसको, मतलब हाँ, उसका नीच भंग उसने कर दिया, क्योंकि केंद्र में ही बन दोनों गया। और दोनों आके केंद्र में भी बैठ गए। हाँ, अगर सपोज सर ये कॉम्बिनेशन केंद्र में नहीं होता, 6th 8th या किसी और हाउस में होता, तो भी नीच भंग होता? तो भी नीच भंग तो होता, नीच भंग होता, क्योंकि सेम राशि में उच्च का हो रहा है, सेम राशि में नीच भंग हो रहा है, तो एक दूसरे को वो कर देते हैं। ठीक है ना? सॉरी सर, ये मेष कुंडली में, सॉरी मैं मिस कर दिया, ये क्या मेष राशि की कुंडली बना लो आप, मेष लग्न की, हाँ। और उसमें 4th हाउस में जुपिटर और मार्स को बिठा दो। अच्छा, ओके, ठीक है। तो इसमें जुपिटर उच्च का हो रहा है, मार्स नीच का हो रहा है। हाँ करेक्ट। तो ये दोनों, हाँ ये इसमें इस केस में ये रूल कहता है कि जुपिटर मार्स का नीच भंग कर देगा। अच्छा, और ये बहुत सॉलिड होता है, क्योंकि दोनों केंद्र में बैठे हैं और दोनों एक दूसरे का मतलब एक दूसरे का नीच भंग कर रहे हैं, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग नीच भंग राजयोग बन जाता है। और सोचो इसका वैसे मतलब क्या है कि सेनापति को गुरु का सानिध्य मिल गया, मतलब वो तो वैसे ही बहुत पावरफुल था, उसको नॉलेज भी मिल गई, तो सोचो वो क्या भयानक आदमी हो जाएगा वो गुरु मंगल। ठीक है, ऐसे आपको चार्ट्स में लगा के, और सबसे पहले आपको चार्ट में देखना है कि जैसे ही आपको डेबिलेटेड प्लैनेट दिख जाए ना, आप खुशी से पागल हो जाओ, क्योंकि डेबिलेटेड प्लैनेट दिखना जितने ज्यादा, मतलब आप ऐसे लगा लो, एक डेबिलेटेड प्लैनेट मतलब 1 करोड़ रुपए, 2 मतलब 2 करोड़,
3 मतलब 3 करोड़। डेबिलेटेड प्लैनेट बहुत ज्यादा धन देता है। इज इट? हाँ, मैं बताऊंगा मैं आपको। और आपके उच्च का प्लैनेट सर? उच्च का प्लैनेट क्या है ना, देखो हम हमेशा बात क्या करते हैं, अच्छा किसको ज्यादा तारीफ मिलती है? मान लो सोनिया गांधी कहां से इलेक्शन लड़ती हैं? अमेठी से लड़ती हैं। सोनिया गांधी हर 5 साल बाद अमेठी से जीत जाती हैं। कोई ताली बजाता है? जिस दिन सोनिया गांधी को अमेठी से कोई इलेक्शन हरा देगा ना, उस दिन कितनी तालियां पिटेंगी? तो तालियां कहां बजती हैं? जहां स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट होता है। ओके। उच्च का प्लेनेट तो ऑलरेडी उच्च में, मैं तो 90% लाता ही था 92 ले आया तो क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ। लेकिन एक बच्चा जो हर साल फेल हो रहा था, अचानक वो डॉक्टर बन गया, वो पूरी क्या हुआ? तो उच्च का प्लेनेट ओवरऑल आपकी लाइफ में एक बढ़िया वो रखता है। लेकिन जैसे शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट जो लॉन्ग टर्म में खेलते हैं उनका क्या होता है? 10% 15% का गेन होता रहता है। लेकिन शेयर मार्केट में मजा कौन लेते हैं? जैसे डे ट्रेडिंग वाले होते हैं कि 10 रुपए का एक स्टॉक खरीदा, वो 100 का हो गया। तो जब डिफरेंस इतना ज्यादा होता है ना, तब उसकी तालियां पिटती हैं। तो वो प्लेनेट नीच का होता है। नीच का क्या करता है? जब नीच भंग राजयोग बनता है ना, तो अचानक आपको धन दे देता है। ओके। तो अभी आज अगर टाइम मिला तो मैं क्लास में पढ़ाऊंगा कि डेबिलेटेड प्लैनेट हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था 3, 6, 8 में। उसके 2 छोटे छोटे रूल हैं। तो जितने ज्यादा डेबिलेटेड प्लैनेट लेके आप जन्म लिए हो, और अगर आप बारीकी से अपना चार्ट स्टडी करते हो और उन डेबिलेटेड प्लैनेट्स का नीच भंग हो रहा है, तो हर एक डेबिलेटेड प्लैनेट आपको 1 करोड़ रुपए देने की क्षमता रखता है। तो डेबिलेटेड प्लैनेट जितने ज्यादा होंगे उतना ज्यादा आपके पास चांस है ऊपर बढ़ने का। अच्छा, सबसे बड़ी बात है, सुधार किसका होगा? भाई जो शराब पीता होगा उसी को तो मैं उसी की शराब छुड़ाऊंगा ना। फिर मैं एग्जांपल दूंगा ना, ये आदमी 20 साल से शराब पी रहा था, मेरे शरण में आया, मैंने शराब छुड़ा दी, तो लोग तालियां बजाएंगे। जो शराब पी नहीं रहा उसका क्या छुड़ाओगे आप? तो उच्च का प्लैनेट एक वरदान है, बट ठीक है। बट सर ये उसकी दशा में कंटिन्यूअसली वेल्थ देगा कि एक ही बार चलो, मतलब ऐसा कुछ है? नहीं, देता रहेगा। अगर आप उसका, आपने डेबिलेटेड प्लैनेट के हाउस को साध लिया या उसके हाउस का काम आपने करना शुरू कर दिया, तो वो तो आपको भर भर के पैसा देगा। बदतमीज होता है ना डेबिलेटेड प्लैनेट, उसके हाथ में रिवॉल्वर भी है, वो बदतमीज भी है, वो हर तरीके से, मतलब आपने देखा होगा ना आपके सबके लाइफ में, आप अपने स्कूल टाइम को याद करो, जो बच्चे बिल्कुल पढ़ाई में नालायक थे ना, आज उनको फोन करके देखो हाउ मच मनी दे आर अर्निंग। आप, मेरे लाइफ में तो बहुत एग्जाम्पल है कि मैं पढ़ाई में अच्छा था, मैं कुछ नहीं हूं, मैं एक बहुत एवरेज हूं। जो पढ़ाई में नालायक थे ना, एवरीबडी इज हैविंग देयर ओन बिजनेस, बिकॉज उनका नीच भंग हुआ है बहुत तगड़े वाला। दे वर डेबिलेटेड, बट जब डेबिलेशन खत्म हुआ ना, तो दे हैव स्काई इज द लिमिट। आप याद करो अपने क्लास में भी, सबकी क्लास में ऐसे उद्दंड बच्चे दिखेंगे जिनको टीचर बाहर खड़ा कर देते थे, 0 नंबर आते थे। आज देखो वो लाइफ में कितना बढ़िया कर रहे हैं। तो नीच भंग एक बहुत कमाल की चीज है। अभी मैंने रिसेंटली ये चीज समझी है कि जितने ज्यादा प्लैनेट आपके डेबिलेटेड है ना, आपके पास उतना ज्यादा स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है। आपके उच्च के प्लैनेट ठीक है, लाइफ बढ़िया चल रही है, ऐसे चलती रहेगी बढ़िया आराम से। साइकिल वाला मर्सिडीज ले तो अखबार में खबर छपती है, BMW वाला मर्सिडीज ले तो खबर छपती है क्या? क्या खबर छपेगी? तो एस्ट्रोलॉजी खबर छपने का काम है, नाम है। ठीक है जी, क्लियर है? तो अब आपको क्या करना है कि, अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप लोग नोट कर लो कि जितने भी राजयोग फलित होते हैं, वो फलित होते किस पे हैं? वो फलित होते हैं लग्न के ऊपर। लग्न कौन है? आप खुद हो। तो किसी भी चार्ट में कितना ही मजबूत राजयोग हो, लेकिन अगर उसका लग्नेश कमजोर है, तो राजयोग गया तेल लेने, कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए जब आप रेमेडी पे काम करते हो ना, तो ऑलवेज ट्राई टू इंप्रूव द लग्न। अगर आपको कोई नॉर्मल एक रेमेडी पूछता है ना, तो लग्न को स्ट्रॉन्ग करने की रेमेडी करो। अगर आपको लग रहा है कि लग्न वीक है, गज केसरी भी बना हुआ है, विपरीत राजयोग भी है, नीच भंग भी है, और लग्नेश की हालत बहुत खराब है, तो कुछ नहीं होगा। वो तो अमेरिका ने वीजा के लिए बुला भी लिया, अब वो एम्बेसी की लाइन में नहीं लगने को तैयार है, तो क्या होगा?
कहां से नीच भंग होगा उसका? इसीलिए थर्ड हाउस लग्नेश के बाद हमेशा चेक करो थर्ड हाउस। थर्ड हाउस आपके पुरुषार्थ का होता है। कई लोगों के पास इतनी बढ़िया चीजें होती है ना, लेकिन उनका थर्ड हाउस इतना पिटा हुआ होता है कि उसके पास पुरुषार्थ ही नहीं, वो करे क्या वो। मेरा छोटा भाई, मैं पतंग उड़ाता था तो मैं बिल्कुल ऊंची पतंग करके अपने भाई को वो पकड़ा देता था, और मैं नीचे जाके कुछ गज्जक या मूंगफली लेने जाता था। उतनी देर में मेरा भाई क्या करता था, वो ऊंची पतंग को नीचे उतार देता था। मतलब उससे वो पतंग उस लेवल पे मेंटेन नहीं होती थी, उसको खींच खींच के नीचे ले आता था। मैं जब वापस आता था मैं कहता था ये क्या किया तूने, वापस ले आया तू नीचे। तो ये होता है जब आदमी का लग्नेश कमजोर होता है। मैंने आपको 200 फीट ऊंची पतंग पकड़ा दी कि बस तेरे को ना इसको हल्का हल्का हिलाता रहे बस। अब वो हिलाने के चक्कर में पतंग पूरी उतार दी उसने नीचे। फिर मैं अब यहां से उसको, तो ये थर्ड हाउस और फर्स्ट हाउस चार्ट में हमेशा अच्छा होना चाहिए। लग्नेश हमेशा बलवान होना चाहिए, क्योंकि ये सारा एक्सपीरियंस अच्छा बुरा किसके ऊपर हो रहा है? लग्न के ऊपर हो रहा है। तो ये मूर्खता नहीं करनी कि लग्नेश तो कमजोर पड़ा हुआ है और आप उसको लिख के दिए जा रहे हो आपका बेटा तो ये बनेगा और वो बनेगा और वो नहीं। जब तक आप उसके लग्न को मजबूत नहीं करोगे कुछ नहीं बनेगा, चाहे 50 राज्य होगा उसके अंदर। एंड राजयोग अपन सिर्फ लग्न एंड चंद्र में ही देखेंगे ना, नवांशा वगैरह में नहीं देखेंगे ना। सब में देखो ना राजयोग, हर कुंडली में राजयोग देखना चाहिए आपको। नवांशा में भी राजयोग बन रहा है तो बहुत वेल एंड गुड है। जो भी चार्ट है D12 D10 हर जगह राजयोग देखो आप, क्योंकि एवरी चार्ट इज इंडिविजुअल चार्ट। फर्क क्या है, जैसे मान लो हम D10 देख रहे हैं तो हम व्यक्ति के प्रोफेशन के बारे में देख रहे हैं। तो अगर व्यक्ति के प्रोफेशन में योग बन रहा है तो बहुत बढ़िया उसके लिए। ठीक है ना? क्लियर है जी? आगे बढ़े। अब हम पढ़ते हैं, क्या करें, विपरीत राजयोग करें कि धनयोग करें? आपने ये जो लास्ट में भी चीज बोली, नवांशा में जैसे अपन बोलते हैं वो अपना सोल का चार्ट है एंड मैरिज के लिए मेन इंपॉर्टेंटली देखते हैं। तो जब उसमें राजयोग बनेंगे तो अपन स्पेसिफिकली उसको मैरिज के लिए देखेंगे ना, बिकॉज जैसे अपन देखते हैं कि कौन सा प्लैनेट नवांशा में स्ट्रांग हो गया जो लग्न में वीक था। खुशबू, बिफोर नवांशा इज अ मैरिज चार्ट, इट इज योर भाग्य का चार्ट है। तो अगर आपका भाग्य आपको 3-4 योग दे रहा है, इसका मतलब इंटरनली आपके अंदर वो योग हैं। ओके। तो लग्न का योग उतना फलित नहीं होगा जितना कि नवमांश का योग फलित होगा, क्योंकि ऑलरेडी वो भगवान दे के भेजा है। तो इसीलिए नवमांश में भी अगर योग बन रहा है और लग्न में भी बन रहा है तो वो बेस्ट है, कोई उसका वो नहीं है। ओके, गॉट इट। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस क्या है ना कि मतलब कोई भी आंसर नहीं कर सकता। उन क्वेश्चंस के जवाब पता है कब मिलेंगे? जब आप 200-300 चार्ट्स देख लोगे, 500 चार्ट्स देख लोगे ना, तो वो खुद ही क्वेश्चन आपके क्लियर होते चले जाते हैं कि अच्छा ये आदमी रिच इसलिए है कि इसके नवमांशा में ये योग बन रहा था या लग्न में बन रहा था। वो आपको, वो कंपैरेटिव स्टडी है, वो सेल्फ स्टडी है वो। क्योंकि ज्योतिष क्या है, इट्स ऑल गेम ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। रूल हमें लिखा दिया गया है पर कई बार वो रूल अप्लाई नहीं होता, क्योंकि उसमें कोई एक्सेप्शन आ जाती है। वो एक्सेप्शन आप तब पकड़ पाते हो जब आप रेगुलर चार्ट्स देखते रहते हो। ओके। अभी कल मेरे पास एक चार्ट आया, मेरे को 11th हाउस में वीनस दिखाई दिया। 11th हाउस सोशल सर्कल का है, वहां पे वीनस बैठ गया। मैंने उस आदमी से ऐसे ही पूछा, मेरे पास मतलब उसका कुछ व्हाट्सएप चैट भी है। मैंने ऐसे ही पूछा, मैंने कहा आपके 3-4 एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हैं क्या? उसने बोला 5 है मेरे। तो अब ये क्या है, ये कहीं लिखा नहीं हुआ है। वीनस मुझे 11th में दिख गया तो मेरे को लगा कि यार वीनस जैसा प्लैनेट और 11th हाउस में बैठा, मतलब ये तो पक्का है कि इसका थोड़ा सा ये वुमेनाइजर टाइप का तो आदमी होगा। तो आप ऐसे एस्ट्रोलॉजर पूछ लो क्या होगा, सामने वाला कहेगा नहीं ऐसा कुछ नहीं, मैं तो बहुत पत्नी व्रता हूँ। ठीक है, बढ़िया, सॉरी गलती हो गई। लेकिन उसने बोला मेरे 5 एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहे हैं, और जब जब उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहा है उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आई। कभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है कभी, लेकिन वो आदमी मानेगा कैसे? 11th हाउस में वीनस बैठा हुआ है। अब ये हमने कहीं नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन ये एक एस्ट्रोलॉजर की एक इंट्यूशन होती है, उसका केतु जाग जाता है। कई बार मेरा जाग गया, कल मेरे 2 कंसल्टेशन थी, दोनों में मतलब बढ़िया जागा मेरा केतु। तो माँ की बड़ी कृपा है कि वो टाइम पे जाग जाता है। ऐसा कहीं नहीं, आप 11th हाउस में वीनस मतलब बहुत गेन्स मिलेंगे। गेन्स मिले उसको, एक अफेयर तो उसका दुबई में हुआ,
वहां पे वो तो मतलब इतना डेंजरस था कि उसको भागना पड़ा दुबई से इंडिया में। अगर वो वहां पे पकड़ा जाता, मतलब वो किसी कुछ शेख वेख के साथ उसका रिलेशन या कैसे था भगवान जाने, वो बता रहा था। तो ऐसे भी होता है। अरे भाई, कोई शेरनी से भी तो प्यार करता होगा ना, मालूम है इसका हस्बैंड शेर है। भाई किसी देश का प्रधानमंत्री उसकी बेटी से भी तो कोई आशिकी करता होगा ना। आर्मी चीफ की बेटी से भी कोई लव अफेयर करता होगा, क्यों नहीं करता होगा। दाऊद इब्राहिम की बेटी से भी कोई शादी तो करेगा ही, या लव अफेयर करेगा। तो ऐसे भी लोग होते हैं जो इतना बड़ा रिस्क ले लेते हैं। तो 11th हाउस में वीनस, और वीनस बहुत स्ट्रांग होके बैठा है, तो मेरे को लगा कि भाई सोशल सर्कल है, वीनस है, तो एंड फुल टू पार्टी एनिमल। उसने बोला मैं पार्टी एनिमल हूँ, मेरे को मतलब फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन तो मेरे को घर में गेस्ट चाहिए, या मुझे कहीं जाना ही जाना है, मैं रह ही नहीं सकता। क्योंकि 11th हाउस इज ऑल सोशलाइजिंग, पूरा सोशलाइजिंग है 11th हाउस। तो जिसके अब खुशबू है, खुशबू के 11th में 5 प्लैनेट बैठे हैं। अब ये अगर सोशलाइजिंग नहीं कर रही है तो ये प्लैनेट्स के विरुद्ध जा रही है, इसलिए बेचारी परेशान है। तो करो सोशलाइजिंग। मैंने तो एक बार लास्ट टाइम इसको बोला भी था, मैं कहा वो व्हाट्सएप पे ना लिखना शुरू कर दो, हाय आई लाइक यू दिस मच, वो एक हेल्दी फ्लर्टिंग शुरू कर दो, देखो तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाएगी। तो पता नहीं कर रही है कि नहीं कर रही है, स्माइल से तो लग रहा है एक आध को भेजा है मैसेज। खैर एनीवेज, तो टाइम पे अपना केतु एक्टिवेट करो, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर के पास सारा ज्ञान एक तरफ, एस्ट्रोलॉजर के पास इंट्यूशन का ज्ञान एक तरफ। नहीं, और ये तो दो यार आप एक्सपीरियंस। चार्ट देख के ना, एक चीज याद रखना, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, चार्ट देख के जो पहली चीज दिमाग में आती है ना, बोल डालो उसको, मत डरो, और वो मन में सही मत बात रखो। है। 100%। क्या होगा, वो बोलेगा कि नहीं ऐसा नहीं है। कई बार क्या होता है, बंदे 2 दिन बाद वापस आते हैं। अभी राहुल कौशिक सर अपनी कहानी बता रहे थे, किसी को उन्होंने बोला कि आपके घर में बो एंड एरो होना चाहिए। उन्होंने बोला नहीं है मेरे घर में बो एंड एरो, नहीं है मेरे घर में बो एंड एरो, नहीं है। 3-4 दिन बाद उसका फोन आया राहुल सर के पास कि उसके फादर किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करते थे जो उड़ीसा में कहीं पे थी। तो बहुत साल पहले फादर को उन्होंने, ट्राइबल लोगों ने बो एंड एरो गिफ्ट किया था, जो कहीं उन्होंने संदूक में रखा हुआ था। तो ये प्रिडिक्शन देने के 3-4 दिन बाद वो संदूक खुला हुआ, उसमें से बो एंड एरो निकला। तो इस बंदे ने फोन किया राहुल सर को कि राहुल सर देखो आपकी बात सही है। तो एस्ट्रोलॉजर की बात गलत नहीं होती, अगर कुछ आपके दिमाग में इंट्यूशन आया तो ठोको। इट अगर हैपेंस। मना कर रहा है ना, कोई नहीं, आज मना कर रहा है। अब कई लोगों से मैं पूछता हूँ कि आपके हस्बैंड के साथ रिलेशन खराब है, या हस्बैंड से पूछता हूँ वाइफ के साथ, तो आज के टाइम में उनका दिमाग काम करता है कि हाँ लास्ट 2 महीने नहीं नहीं बहुत अच्छा चल रहा है, हमारा तो बहुत ही अच्छा चल रहा है, हम तो जब तक एक दूसरे के साथ खाना नहीं खाते या एक दूसरे के साथ बात नहीं करते। लेकिन वही व्यक्ति क्या करता है, 5 साल 6 साल बाद पीछे नहीं सोचता। वो जब आराम से शांति से बैठेगा ना, सोचेगा नहीं यार 2012 में तो बहुत ही बुरा हाल था, हम तो एक दूसरे को जान से मारने वाले थे। तो तब वो आपके पास वापस आता है। ये बड़ी प्रॉब्लम होती है लोगों की याददाश्त कमजोर होती है। उससे अलावा आता आई थिंक प्रॉब्लम ये होता है कि लोगों को एक्सेप्टेंस खुद को ही नहीं पता था कि वो चीज़ हो रही है। बिल्कुल। तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते कि उनके चार्ट में या उनके रिलेशनशिप में वो प्रॉब्लम है, या उनके साथ वो प्रॉब्लम है। जैसे आई हैड अ रिलेटिव जिनका बहुत हेल्थ इशू था एंड मेंटली शी वाज थिंकिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। उनके हस्बैंड के साथ भी मैंने रिलेशनशिप्स के कुछ बताए, शी डिनाइड एवरी सिंगल थिंग एंड लास्ट में बोली 70% यू आर करेक्ट, बट वो शी तो डिनाइड एवरीथिंग। अब नर्व, एक अभी मैं लास्ट मंथ एक चार्ट देख रहा था, उसको नर्व की बहुत सारी प्रॉब्लम है। मेरे को दिखाई दिया मरकरी पीड़ित है, तो मैंने बोला कि कुछ है क्या आपको नसों की दिक्कत, नहीं, मना कर दी। जबकि वो औरत 6 महीने तक किसी हॉस्पिटल में एडमिट रही, उसकी यहाँ पे कोई नर्व थी वो खिंच गई थी। 6 महीने उसको वही भूल गया। 6 महीने तुम किसी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में एडमिट रहे, नेचुरोपैथी चल रही थी, और तुम्हें लाइफ से वो इरेज हो गई मेमोरी। तुमने एस्ट्रोलॉजर की बजा दी फालतू में। वो सोच रहा है यार मैं क्या पढ़ रहा हूँ, गलत ज्ञान। अरे नहीं, मैं कहता हूँ ठीक है, आप गलत, मैं गलत हूँ, आप सही है, कोई बात नहीं। आते हैं वापस, लोग आएंगे आपके पास। तो अपना इंट्यूशन मत छोड़ो। जो पहला चार्ट में पहली चीज समझ में आ गई ना, तो चार्ट में क्या है, चार्ट खोलते ही ना सबसे पहले चेक क्या करो, उसकी दशा क्या चल रही है। ज्यादा घूमने फिरने की जरूरत नहीं है। दशा का प्लैनेट देखो कहाँ बैठा हुआ है, तो उसको क्या रिजल्ट आ रहा है। दूसरा चीज चेक करो कि 7.5 है कि नहीं है। 7.5 एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है। मतलब चंद्र चार्ट चेक करो, उस पर 7.5 चेक कर लो। और तीसरा ये चेक कर लो कि क्या इसकी दशा त्रिषडाय की चल रही है क्या। अभी जो करंट दशा चल रही है वो 3, 6, 11 की चल रही है। अब देखो, चारू ने मेरे को एक चीज बोली,
पिछली क्लास में। अब मेरे तो हिट हो गई वो चीज। चारू ने बोला कि मंगल की दशा में मैं बहुत परेशान हूं। चारू के चार्ट में मंगल योग कारक प्लैनेट है। क्लास खत्म हुई, खाना बना हुआ था, मैंने कहा खाना गया भाड़ में, मैंने चारू का चार्ट लगाया कि चारू क्यों परेशान है, तो मुझे आंसर मिल गया खट से। अभी आप लोग के लिए होमवर्क है कि चारू क्यों परेशान है, क्योंकि चारू का मंगल वीनस के साथ है। करेक्ट चारू? वीनस कहाँ का लॉर्ड है? 11th हाउस। वीनस थर्ड बस। हाउस में बैठा है। और लॉर्ड कहाँ का है? फोर्थ हाउस का भी और 11th हाउस का भी। हाँ 11th हाउस का। और वीनस की वो थर्ड क्या हाउस बोलते में हैं, 3-11 हाँ, 3-6-11 में 3 भी एक्टिव हो गया। तो जब भी कंजंक्शन है ना वीनस और मार्स का, मैं एक सिंपल रूल आपको कंजंक्शन का बताता हूँ। कंजंक्शन का मतलब है कि जो मेरा है वो तेरा है, जो तेरा है वो मेरा है। मार्स अपने गुण वीनस को दे देगा, वीनस अपने गुण मार्स को दे देगा। वीनस 11th हाउस का लॉर्ड है, तो वीनस ने 11th त्रिशदाय की किसको दे दिया? मार्स को दे दिया। मार्स इज नाउ बिहेविंग लाइक 11th लॉर्ड। तो चारू को मार्स की दशा में मटेरियल गेन बहुत होंगे। बच्चे जो कॉलेज चाहेंगे वो मिल जाएगा, हस्बैंड को तरक्की मिल जाएगी, लेकिन पर्सनल लेवल पे चारू को तोड़ के रख देगा ये पीरियड। चारू के आंसू सूख जाएंगे रोते रोते, इतना बुरा तोड़ देगा, लेकिन मटेरियल लेवल पे बहुत सुख देगा। ये क्लास में पढ़ाऊंगा, मैं त्रिशदाय पढ़ाऊंगा, लेकिन मेरे से मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि चारू का योग कारक प्लैनेट क्यों परेशान कर रहा है चारू। लेकिन एक्चुअली मैंने योग कारक प्लैनेट जो है वो थर्ड हाउस में बैठ गया, खुद त्रिशदाय में बैठा हुआ है मेरा। सिंस त्रिशदाय में बैठा हुआ है, जो योग कारक प्लैनेट के जो फल होते हैं वो तो 100% मिले हैं, बिकॉज वो थर्ड हाउस वो जो कनेक्शन बिठा रहा है वो तो मुझे मिले ही है, जैसे कि मटेरियलिस्टिक गेन जिसको हम कहते हैं। पर जो अगेन जो सेकंड पॉइंट आपने कहा दैट इज 100% वैलिड। ये योग कारक केंद्र में होना चाहिए ना, पर प्लैनेट तो ही फल देगा ना। वही तो, वही मैंने कहा ना कि मेरा योग कारक केंद्र, लेकिन मंगल थर्ड में बैठा तो मंगल अच्छा करेगा, आपको देगा मटेरियल गेन्स देगा, कोई दिक्कत नहीं। मंगल तो आपका मतलब बढ़ाएगा। पर्सनल लेवल पे कैसे परेशान करेगा? जस्ट 3-6-11 या इसमें बैठा है तो ऐसे बोल रहे हो क्या? नहीं, त्रिशदाय की ये क्वालिटी होती है कि जैसे 11th का लॉर्ड क्या करता है, गेन देने आता है आपको, लेकिन कौन से गेन देगा? मटेरियल गेन देगा। लेकिन मटेरियल गेन के साथ साथ पर्सनल लेवल पे मतलब मानसिक तौर पे तोड़ के रख देगा आपको। आपकी लाइफ में ऐसी चीजें भी क्रिएट करेगा जिससे कि आप उन गेन्स का सुख नहीं अनुभव कर पाओगे। भाई फॉर एग्जांपल, नई गाड़ी खरीदी किसी आदमी ने, पहले ही दिन गाड़ी खरीदी और उसकी माँ का एक्सीडेंट हो गया, अपनी नई गाड़ी में माँ को बिठा के लेके जा रहा है। अब आप बताओ, उस नई गाड़ी का सुख वो अनुभव कर रहा है या उसको दुख हो रहा है कि मैं अपनी माँ को बिठा के ले जा रहा हूँ? तो त्रिशदाय लॉर्ड आपको नई गाड़ी दे देगा, लेकिन साथ में आपको कोई ऐसी समस्या भी दे देगा कि आप उस गाड़ी को एंजॉय नहीं कर पाओगे। और सर ये त्रिशदाय में जो चारू के मित्र हैं, आप उनको अलग से पूछना कि चारू व्हाट इज शी गोइंग थ्रू, बट 100% शी इज गोइंग थ्रू बैड पीरियड, बिकॉज पर्सनल लेवल पे तोड़ेगा वो उसको। और ये ट्रू है, 100% ट्रू है। मैं तो आज की डेट में मेरी कुंडली वहीं खत्म हो जाती है जहां मुझे दिखाई देता है कि त्रिशदाय लॉर्ड का दशा चल रही है। वो आया इसीलिए मेरे पास कि त्रिशदाय की दशा चल रही है। उसमें भी मंगल जैसा प्लैनेट पराक्रम में बैठ गया, तो वो पराक्रम रोक ही नहीं रहा, कंटिन्यूस कुछ ना कुछ पराक्रम। हाँ, तो वही देखो ना, एफर्ट ही नहीं खत्म होते। हाँ, मैं यही कहने वाली थी, थर्ड हाउस मेरे घर में का है। हाँ, पहले मेरी बीवी ने मेरे लिए नाश्ता बनाया, पिताजी ने कहा कि मैं ये दलिया नहीं खाऊंगा, मेरे लिए पूरी सब्जी बना दो। ठीक है पापा। अभी पूरी सब्जी बना के हटी थी कि मेरे घर में कोई गेस्ट भी आ गए, और मेरे पापा बीइंग अ लैंडलॉर्ड, और ये करो आज तो ये बना। अरे यार, फिर शाम को मेरी बेटी बोल रही मम्मी आज तो बिरयानी बननी चाहिए। लो भैया, अब मेरी बीवी कर रही है अपने परिवार के लिए बहुत खुशी खुशी, लेकिन भैया उसका पराक्रम खत्म ही नहीं हो रहा। वो मंगल की तरह वो जो गैस का चूल्हा जल रहा है सुबह से, वो जल ही जा रहा है। ये मेरी हिस्ट्री है। अब बताओ ना, कहाँ उसको चैन मिल रहा है। मेरी वाइफ चाहती है कि बैठ के हरे राम हरे कृष्णा 2-4 माला जपने का उसको टाइम ही नहीं मिल रहा। तो आप अपने घर में हो, बढ़िया घर में हो, आपके पति अच्छी नौकरी कर रहे हैं, फिर भी आप सुखी नहीं हो। क्यों नहीं सुखी हो? क्योंकि मुझे अपने लिए टाइम ही नहीं मिल रहा। 4 दिन से पेडिक्योर की अपॉइंटमेंट ले रखी है, जा ही नहीं पा रही है, तो दुखी है वो। तो पर्सनल लेवल पे तोड़ता है आपको। पेडिग्री होता है, पेडिक्योर होता है। पेडिग्री क्या होता है? कुत्ते के बिस्किट। सॉरी, माय अपॉलॉजीज। अच्छा,
सॉरी, लेके जाओ पेडिक्योर के लिए वाइफ को लेके जाओ अगर नई वर्ड याद आ रहा है तो। मैं एग्जांपल बता रहा हूँ कि मान लो ब्यूटी पार्लर की अपॉइंटमेंट ले रखी है और लगातार गेस्ट, अब कल्पना जी आज मान लो पढ़ने के मूड में बैठी है, अब इस समय कोई बहुत प्यारा आदमी भी आ जाएगा ना तो कल्पना जी को वो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अब कल्पना जी को क्लास रोक के उसके लिए सेवा करनी पड़ेगी क्योंकि वो बहुत अजीज है। तो ये पर्सनल लेवल पे तकलीफ होती है। अच्छा कल्पना जी म्यूट पे हैं आप। मैंने कहा सर अक्सर ऐसे ही होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम इट हैपेंस लाइक दैट। सर अगर कोई हस्बैंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो कल्पना जी को उठना ही पड़ेगा भाई, ठीक है। चारू जी के भी हस्बैंड बोलते नहीं यार ये मेरा बॉस आ रहा है इसके लिए तो अच्छा खाना बनाना है। अरे तुम्हारा बॉस आ रहा है, मेरी नीच राजियों की क्लास चल रही है, मैं कैसे छोड़ू बताओ। ये टसल होती है त्रिशा डायलॉग। हाँ राजेंद्र जी। हाँ नहीं, आपने बोला कि कोई भी चार्ट रहेगा तो दशा देख लो, तो अगर दशा राहु या केतु की चल रही है तो देन त्रिषडाया का इफेक्ट कैसे मतलब मालूम पड़ेगा? नहीं तो अंतरदशा देखो ना उसमें। अच्छा ओके, देन वो प्लैनेट चेक करने का। और राहु केतु जहां बैठते हैं वहां के लॉर्ड भी हो जाते हैं। अच्छा ओके सर अगर दशा मतलब अगर प्लैनेट त्रिशराय में बैठा हो लेकिन दशा त्रिशराय की नहीं हो, बट सब मिथुन लग्न के लिए अगर हम सपोज सोचें कि जुपिटर की दशा है दैट इज 7th and 10th हाउस बट इट्स प्लेस्ड इन 6th हाउस तो भी इफेक्ट आएगा? नहीं, लॉर्डशिप से ज्यादा इफेक्ट आता है। लॉर्डशिप से ज्यादा। हाँ, अगर त्रिशडाय की दशा चल रही है तो काफी फर्क पड़ेगा। तो मैंने बताया ना चारू का चार्ट लगाया तो उसमें दिखा मेरे को मार्स और वीनस का, देखो खुला ही, चारू का चार्ट खुला ही पड़ा। देखो मैंने इतना स्टडी किया कि मैंने कहा इसको तो छोड़ूंगा नहीं। मार्स एंड वीनस का कॉम्बिनेशन है चारू जी का, एंड त्रिशडाया का जो आपने बोला। वीनस एक तो 11th हाउस कर रहा है, दूसरा 4th हाउस कर रहा है, अपने से 12वें में बैठ गया ना वीनस, अपने से एक घर पीछे है अगर 4th हाउस एक्टिव होता है तो। जस्ट इमेजिन घर होने की तो बात देखो ना, घर छुड़ा दिया ना उसने, सिंगापुर ले गया वो। चार्ट दिख रहा है चारू जी का, घर का सुख नहीं मिल रहा है, वो भी चीज बोलेंगे ना। हाँ चारू जी का चार्ट दिख रहा है ना। हाँ दिख रहा है सर। तो ये देखो मार्स जो है ना वीनस के साथ बैठ गया है, मार्स इनका योग कर। अच्छा ठीक है, जाओ बाद में। मार्स योग कारक है, 3rd में बैठा है और 11th लॉर्ड के साथ बैठा है। हाँ 11th लॉर्ड, तो वीनस 11th लॉर्ड होने की वजह से, और वीनस 4th लॉर्ड भी है, तो वीनस ने इनको लग्जरीज भी दी होंगी, ऐसे नहीं दी होंगी। लेकिन 4th लॉर्ड कहाँ बैठ गया जाके, अपने से 12वें में बैठ गया। तो इस पीरियड में जब अब देखो इनका मार्स में वीनस आ रहा है 15 मार्च 2023 से, तो 2023 के बाद थोड़ा सा और डिस्टर्ब होंगी पर्सनल लेवल पे, बाकी इनको गेन्स भी बहुत होंगे इस पीरियड में। राहु केतु एक्सेस में भी है सर, और राहु केतु एक्सेस भी है, तो इनका दिमाग जो है ना क्लियर नहीं है इस टाइम पे। ये जो भी सोच रही हैं उस पर क्लैरिटी नहीं है। सबसे महंगी चीज दुनिया में होती है क्लैरिटी ऑफ थॉट्स। जब आप कंफ्यूज हो रहे हो ना, वो आपका सबसे खराब पीरियड है। खराब और अच्छे पीरियड की यही परिभाषा है कि जब आपको क्लियर है कि मुझे आज गोलगप्पे खाने हैं, तो आपका अच्छा पीरियड है। जब आपको ये नहीं समझ में आता कि गोलगप्पे खाऊं कि चाउमीन खाऊं कि भटूरे खाऊं, बस वो आपका खराब पीरियड है। उसमें जिस दिन आप सुबह उठते हो ना, आज मेरे को बिरयानी खानी, वो अच्छा पीरियड है आपका। जिस दिन आपकी 3 चीज, आज मैं पालक की साग बना लूं, आज मैं बिरयानी खा लूं, बस वो गड़बड़ शुरू हो गया। सर रेमेडी क्या है इसके लिए? अच्छा बाय द वे एक चीज और बताऊं, सिंस सॉरी मैं चार्ट डिस्कस हो ही रहा है, ये 11th हाउस ने मुझे ना, मेरे जब से मंगल की दशा स्टार्ट हुई है, मुझे इतने फ्रेंड्स दिए हैं कि मैं क्या बताऊं। सोशल सर्कल इतना बड़ा मेरा सोशल सर्कल हो गया है, और जेन्युइनली लोग सिंस ये कनेक्शन 3rd हाउस से बना रहा है, तो 3rd हाउस जैसे ही कहा आपने कि काम की तो छड़ी लगी रहती है, बस एक काम 2 काम 3 काम। ये मैं क्लास कई बार रिवाइज करती हूँ तो खाना बनाते बनाते करती हूँ, बर्तन धोते धोते, यू नो दैट काइंड ऑफ थिंग। 100% श्योर। लेकिन बट द काइंड ऑफ सोशल सर्कल व्हिच आई गॉट, लाइक I'm really blessed. That's how तो we got connected. इसी अगर आप केयरफुल नहीं रहोगे ना, तो इसी सोशल सर्कल से आपको मेंटल टेंशन भी आएगी, आपको एक्सपेक्टेशन भी होगी, उनको आपसे होगी, क्योंकि त्रिशडाय लगा हुआ है ना। और त्रिशडाय में सबसे मजबूत त्रिशडाय 11th होता है, 3 6 11। 11th जब आपकी लाइफ में 11th काम करता है ना, तो आपको गेन्स भी देता है, लेकिन उसी तरह से आपको टन 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 दिमाग में ना मेंटल टेंशन भी देता है, भयानक वाली। एक्चुअली आप ग्रीड हो जाते हो ना, ग्रीडी हो जाते हो, यू वांट मोर एंड मोर इन 11th हाउस, दैट इज द प्रॉब्लम।
चलें सर, धन योग करें। हाँ ओह हाँ, वेरी गुड। ये लोग तो कहीं भी फंसा देंगे। ठीक है जी, धन्यवाद। खत्म, ये तो खत्म हो गया ना, नीच भंग तो खत्म हो गया, राइट? हाँ, एक नीच भंग खत्म हो गया। रिपीट और धन रह गया है, धन करके फिर रिपीट कर लेंगे। हाँ, हाँ। तो धन योग पराशर ऋषि ने क्या बोला, बहुत सिंपल है धन योग। एक क्वेश्चन पूछता हूँ, देखता हूँ आंसर सही कौन देता है। सेकंड हाउस और 11th हाउस में ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा हाउस होता है धन के मामले में? सर सेकंड हाउस तो हमारा संचित धन हो गया, 11th हाउस, संचित, और 11th हाउस हमारे गेन्स हो गया, जो हम काम कर रहे हैं उसके गेन्स जो मिल रहे हैं। अगर 11th हाउस हमारा गेन्स अच्छा है और सेकंड हाउस खराब है तो हमारा वो धन ऐसे इधर उधर जाएगा, संचित संचय कर नहीं पाएंगे। तो आंसर क्या है, सेकंड या 11? मेरे हिसाब से सेकंड हाउस। चलिए, कल्पना जी का आंसर सेकंड हाउस। और कोई 11th हाउस बोलना चाहेगा इस क्वेश्चन में? उपचय भाव बढ़ता है ना, धन भी कंटिन्यूस बढ़ना चाहिए ना, तो 11th। या ठीक है, 11th खुशबू ने बोला 11th। महावीर जी? तो दोनों हाउसेज इम्पोर्टेंट है। अरे महावीर जी, ये कोई आंसर थोड़ी है। ऐसे नहीं, एक बताइए, एक वो वाला क्वेश्चन। सेकंड हाउस। सेकंड हाउस, ठीक है, वेरी गुड। मिश्रा जी? सेकंड हाउस। सेकंड हाउस, ठीक है। देखो जी, सिंपल सी बात है, मेरी सैलरी मान लो 5 लाख रुपए महीना है, ठीक है। मैं पहली तारीख को घर में 5 लाख रुपए लेके आता हूँ, 31st तारीख को मेरे पास 2 रुपए भी नहीं बचते हैं, तो मैं अमीर हूं कि गरीब हूं? 31st को गरीब है सर। कुछ नहीं हूं, मैं खत्म हूं मैं, क्योंकि 31st को मेरे सामने कोई 10 रुपए मांगने आया तो मैं नहीं दे सकता। तो मेरा 11th हाउस तो बहुत सॉलिड है कि मेरे को 5 लाख रुपए महीने की सैलरी मिलती है, पर मेरे खर्चे इतने सारे हैं कि मैं कुछ संचय नहीं कर पाता। लेकिन किसी व्यक्ति की सैलरी 5 लाख रुपए हो, वो मस्त अपना घर 1 लाख में चलाता है और 4 लाख रुपए बैंक में जमा कर देता है। तो एट द एंड ऑफ द मंथ उसकी वैल्यू कितने की रह गई? 4 लाख की रह गई। तो इसीलिए सेकंड हाउस इज ऑलवेज मोर इंपॉर्टेंट देन 11th हाउस, जहां पे आपका संचय होता है। अब आप टंकी में पानी भर रहे हो, टंकी में छेद कर दो तो टंकी में पानी रुकेगा? कभी नहीं रुकेगा। तो आपके पास पानी अवेलेबल है? नहीं है, पर आप भरे जा रहे हो, भरे जा रहे हो, भरे जा रहे हो। तो संचित धन जो होता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 11th हाउस हमारी रेगुलर इनकम है, तो जो लोग इनकम बचा नहीं पा रहे हैं उनकी वैल्यू कुछ नहीं है। कभी कभी लोग आते होंगे ना, मैं तो बार में ऐसे पैसे उड़ाता था एक जमाने में। अरे भैया, तू उड़ाता था, आज क्या स्थिति है? आज तो खाने के पैसे नहीं। तो आज की स्थिति जो है ना, उसके हिसाब से आपका पता लगता है कि अब मुकेश अंबानी टॉप पे हैं, अनिल अंबानी की क्या स्थिति है? कुछ भी नहीं है, क्योंकि उनका संचित धन सब खत्म हो गया। इसीलिए धन योग बहुत सिंपल होता है। सेकंड लॉर्ड और 11th लॉर्ड के संबंध को धन योग बोलते हैं, ठीक है। सेकंड लॉर्ड और 11th लॉर्ड के संबंध को धन योग बोलते हैं। किसी भी हाउस में सेकंड और 11th एक साथ बैठ जाएं, इसको धन योग, ये धन योग होता है। सेकंड और 11th, पहला रूल है, सेकंड और 11th किसी भी हाउस में साथ में बैठ जाएं, ये ब्रिलियंट धन योग देता है। दूसरा रूल ये होता है कि रूल नंबर 1 इज 2 और 11 एक साथ किसी भी हाउस में बैठ जाएं, ये ब्रिलियंट धन योग देता है। इसका मतलब क्या है कि आपको उस हाउस का काम करना है, तो आपके पास इनकम भी होगी और आप संचय भी कर लोगे। कोई भी हाउस चलेगा ना? कोई भी हाउस में सेकंड और 11 का संबंध 5th हाउस में बन गया मान लो, तो आप कंसल्टेशन करो, आप पढ़ाई से रिलेटेड काम करो, आप बच्चों से रिलेटेड काम करो। हुआ तो त्रिशडाया में हुआ तो समय के साथ बढ़ेगा। अरे चारू जी, ये नहीं भूलना, एक स्टाफ डिस्काउंट सुना है ना आपने? रोडवेज में चलता है स्टाफ डिस्काउंट। 11th लॉर्ड क्या है? अरे खुद ही त्रिशडाया है वो। हाँ, त्रिशडाया ही है। हाँ, करेक्ट। त्रिशडाया में बैठ के तो फिर भांगड़ा करेगा ना बल्ले बल्ले। हाँ, यस यस यस, कोई टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है जी। दूसरा पॉइंट आता है, सेकंड लॉर्ड केंद्र में बैठ जाए या 11th लॉर्ड केंद्र में बैठ जाए, ये भी धन योग बोलते हैं इसको। अच्छा, इस धन योग में पराशर ऋषि ने त्रिकोण को भी ऐड किया है। बाकी जितने हमने योग पढ़े उसमें सिर्फ केंद्र था। धन योग में आपको केंद्र और त्रिकोण दोनों देखना है। तो सेकंड लॉर्ड केंद्र या त्रिकोण में बैठ जाए तो भी धन योग है, 11th लॉर्ड केंद्र या त्रिकोण में बैठ जाए तो भी धन है,
सेकंड और 11th मिल के केंद्र या त्रिकोण में बैठ जाए तो भी ब्रिलियंट धनी हो गए। सर ये धन योग में मतलब आपको धन मिलना और उसका संचय भी होना, वही ना? हाँ, संचय भी होना। 11th लॉर्ड खाली बैठेगा तो आपको धन तो मिलेगा, संचय नहीं होगा। सेकंड लॉर्ड बैठेगा तो आप संचय अच्छा कर लोगे। इसीलिए मैंने क्वेश्चन पहला पूछा कि दोनों में से इंपॉर्टेंट क्या है। ठीक है, तो रूल समझ में आ रहा है? हाँ महावीर जी। वो 11 कंजंक्शन में हो तो भी धनी हो वो गए, धनी हो गए। धनी हो गए। 2-11 कंजंक्शन इन एनी हाउस इज धनी हो, इन एनी हाउस। ये जो Even दिखाया है सेकंड लॉर्ड इन केंद्र 11th लॉर्ड इन केंद्र, तो जैसे अगर फॉर एग्जांपल सिर्फ 11th लॉर्ड इन केंद्र है, जैसे अपन ने अभी बोला, तो धन्यवाद। फिर ये पैसा कमाएगा, सेव नहीं कर पाएगा, सेव नहीं करेगा बहुत ज्यादा, सिर्फ सेव 11th नहीं का करेगा। हाँ, एंड सेकंड का रहेगा तो सेव करेगा, भले इनकम थोड़ी भी हो। हाँ, तो ऐसा चार्ट खुशबू जब आपके पास आएगा ना, तो आपको उसको बोलना है कि आप सेविंग शुरू कर दो, उसका सेकंड हाउस भी एक्टिवेट करा दो आप थ्रू इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, और सेकंड लॉर्ड इन केंद्र एंड त्रिकोण लिखो। त्रिकोण इसमें अलाउड है। 11th सेकंड और 11th दोनों मिलके केंद्र या त्रिकोण में, तो सेकंड और 11th सबसे बड़ा धन योग जो माना गया है वो सेकंड और 11th अगर 5th हाउस में बैठ जाते हैं, उनका संबंध 5th से, पराशर ऋषि ने इसको बिगेस्ट धन योग माना है। क्योंकि पराशर ऋषि कहते हैं कि आपके पूर्व पुण्य आपको अमीर बनाने में लग जाते हैं। तो सेकंड का संबंध 5th से हो, 11th का संबंध 5th से हो, ये ऐसा व्यक्ति हार्डली कोई आपको मिलेगा जो गरीब होगा, नहीं तो वो उसको किसी ना किसी लाइफ में। और कब अमीर होगा वो खुशबू जी? जब 5th की, सेकंड की, 11th की दशा आएगी तब अमीर होगा वो। ये नहीं बोल देना मुंह उठा के कि अरे आप तो बचपन से बहुत पैसे वाले हो सकता है उसके फादर अमीर हो, अगर फॉर एग्जांपल है। हाँ, सेकंड एंड 11th का लॉर्ड एक साथ बैठा है एंड 5th का लॉर्ड है वो युति में है, ओरे ब्रिलियंट, और भी खतरनाक हो गया ये तो। सेकंड और 11th एक साथ बैठ गए तो वो आदमी वैसे ही 100 करोड़ का बन गया, उसके साथ आपने 5th भी बिठा दिया तो 1000 करोड़ और डाल दो उसके अंदर, जबरदस्त धनी हो गई। क्योंकि अपन एक्चुअली तो वैदिक में अपन एक ही हाउस पकड़ते हैं ना, डिग्री फिलहाल नहीं देखते ना, एक ही घर में आ गए और युति में हाँ, नहीं। कोई डिग्री का मतलब नहीं। पराशर ऋषि ने ये सारा युति और कंजंक्शन सब ये 9th हाउस में बन रहा है, तो हम कहें भाग्य, बिकॉज ऑफ भाग्य की वजह से सब कुछ बना। 9th हाउस, हाँ 9th हाउस में बन रहा है तो भी बहुत अच्छा है। 9th हाउस में बन रहा है ये सारा, और मतलब 5th लॉर्ड इज आल्सो इन 9th हाउस, सेकंड लॉर्ड इज आल्सो इन 9th हाउस, 11th लॉर्ड इज आल्सो इन 9th हाउस। ऑसम, क्योंकि ट्राइन में हमारे सेकंड 11 ट्राइन में बैठ गई, ये अपार धन देगा आपको। लेकिन अच्छा धन क्यों नहीं मिलता? तो ये 2 and 11 में ही बन गया तो भी बहुत बढ़िया है। मतलब आप जैसे अपने आप ना आप लेवल्स बना लो, 2 and 11 में बन गया तो लेवल 1 मान लो, 5th में बन गया लेवल 2 मान लो, 9th में बन गया लेवल 3 मान लो, ऐसे करके 5th टॉप पे है, 5th के नीचे 9th है, फिर वो स्वराशि। अब जैसे धन क्यों नहीं मिलता किसी को? सॉरी चारू जी आप बोलिए। नहीं, मैं बस यही कह रही थी कि सपोज अगर ऐसा भी होता कि 5th हाउस का सेकंड हाउस का लॉर्ड 11th हाउस में बैठ जाता, 11th का सेकंड हाउस में बैठ जाए, भाई अगर परिवर्तन योग टाइप जिसको बोलते हैं हम, परिवर्तन हो गया ऐसा कुछ जबरदस्त, या फिर दृष्टि एक्सचेंज हो जाती, दृष्टि भी अगर पड़ जाए। दृष्टि है ना इसका अगला रूल, दृष्टि है। अच्छा, दृष्टि भी इसका रूल है, धन योग में दृष्टि भी काम करती है। अगर आप एक दूसरे को दृष्टि से देख रहे हो, कैसे भी संबंध बन रहा है, दृष्टि से, कंजंक्शन से, परिवर्तन से, राशि एक्सचेंज, सब धन योग है। बस सेकंड और 11th लॉर्ड की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। सर सेकंड और 11th लॉर्ड सेम ही है, लाइक लियो लग्न में वो सेम ही है ना, बुध ही रहेगा। हाँ बिल्कुल बुध रहेगा। तो वो आइदर केंद्र में या जो भी अपने कॉम्बिनेशन है उसमें रहेगा तो धन योग बन जाएगा ना। हाँ, केंद्र बुध अगर केंद्र या ट्राइन में बैठा है तो आपको बहुत अच्छा लाभ देगा, बहुत अच्छा लाभ देगा। लियो राशि में ये कहावत होती है कि व्यक्ति को ना मतलब गवर्नमेंट से जुड़ के कुछ काम करना चाहिए, या गवर्नमेंट की किसी स्कीम में पैसा लगाना चाहिए। ये मतलब धन योग के बारे में लियो राशि का सिर्फ ये कथन है, क्योंकि उनका जो लग्न लॉर्ड है वो सूर्य है, और सूर्य गवर्नमेंट का कारक है।
तो ऐसे आदमी को अगर इन्वेस्टमेंट कहीं उसको मौका मिल रहा हो ना गवर्नमेंट की किसी शेयर में या किसी में, उसको जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए, बहुत फायदा देके जाता है उसको। और मरकरी और सूर्य का बड़ा अच्छा संबंध है। जैसे लियो राशि में आप बता रहे हो ना, सेकंड लॉर्ड 11th लॉर्ड मरकरी होता है, तो ऐसे में आपको और बढ़िया इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए गवर्नमेंट के साथ। आपने कुछ ना गवर्नमेंट कुछ क्यों बोला? बिकॉज रवि लॉर्ड है, रवि राशि का हाँ इसीलिए। लॉर्ड है, Represents government. इट इज गवर्नमेंट। So next rule is if they aspect each other. If second lord is aspecting each other and 11th is aspecting second is aspecting 11th, या और भी किसी तरीके से दृष्टि से संबंध बन रहा है तो भी इट्स अ धन योग। मेरे चार्ट में तीनों रूल अप्लाई हो रहे हैं। मैं पूछती हूँ, आप बोल रहे थे ना धन आता क्यों नहीं है, वो भी बता दो। दशा हाँ, आ रही है, धन दशा आता आ रही है, खुशबू दशा- दशा में। हाँ, दशा भी चालू है। चिंता मत धन कर, बस आने वाले हैं। तीन प्रॉब्लम से नहीं आता धन, 3 चीजों से। एक तो दशा नहीं मिली आपको, दूसरा जिस हाउस में ये बन रहा है ना या जिस एक्सिस में बन रहा है आप उस एक्सिस का कोई काम नहीं कर रहे हो, और तीसरा क्या होता है कई बार ना हमें फेवरेबल ट्रांजिट नहीं मिलता है जूली मेरी धनयोग को क्लास है। फलित करने का। धनयोग को फेवरेबल ट्रांजिट भी चाहिए होता है। आपको देखा ना धनयोग बहुत तरीके से क्लिक करता है, तो आप अपना ट्रांजिट भी चेक करो कि आपके जो धनयोग के लॉर्ड है ना उनका ट्रांजिट कब आ रहा है उन हाउस के ऊपर जहां पे बन रहा है। सपोज किसी का लेट्स से मरकरी है और वो 5th में आके बैठा है, तो मरकरी की दशा के अंदर और 5th लॉर्ड मान लो आपका सैटर्न है, तो 5th लॉर्ड के ऊपर से अच्छे प्लैनेट्स का ट्रांजिट कब हो रहा है, जो मतलब हाउस क्या है, प्लेटफॉर्म है जहां से पैसा आएगा। 5th हाउस का काम आपको, अब आपका धन योग बन रहा है 5th हाउस में, आप काम कर रहे हो 10th हाउस का, काम कर रहे हो 2nd हाउस का, तो कैसे आएगा धन? आपको 5th हाउस को एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो अब खुशबू का चार्ट देखना पड़ेगा कि उसका धन योग बन कहाँ रहा है, किस हाउस में बन रहा है। 11th हाउस में ही सारे प्लैनेट्स है ना। जुपिटर हाँ, की तो दशा है, 2 and 11 का प्लैनेट जुपिटर है, 5th के प्लैनेट के साथ बैठा है एंड सेकंड हाउस को एस्पेक्ट भी कर रहा है। तो अभी आपका जो नोन लोग है ना, मतलब जो आपका पहले उसको बड़ा करो आप। वो टिंडर विंडर क्या है, वो कुछ ऐप वैप है ना ऐसी, फेसबुक, टिंडर, इंस्टाग्राम, इन सब पे जाना शुरू करो। जो आप अच्छी अच्छी पोएम्स लिखते हो, गेट इनटू सोशल एंड छोटे छोटे एस्ट्रोलॉजी के भी बाइट्स डालो ना, क्या दिक्कत है कि आज मैं आपको एक प्लैनेट के बारे में, मतलब यू हैव टू बी सीन ऑनलाइन। दिखो, जितने ज्यादा आपको लोग देखेंगे उतना ज्यादा आपको लाभ होगा। यू हैव टू डू 11th हाउस जॉब। बट द थिंग व्हिच यू टोल्ड, द ट्रांजिट इज नॉट सपोर्टिंग, बिकॉज़ द ट्रांजिट जो होता है वो भी सपोर्ट करना चाहिए ना। ट्रांजिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ट्रांजिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी। तो धनयोग में 2nd 11th का संबंध केंद्र से, त्रिकोण से, और 2nd 11th का संबंध यदि 5th से बन जाए तो बहुत औसम धनयोग बनता है। कई लोग बहुत एवरेज पैसा कमाते हैं, 2nd लॉर्ड इधर उधर बैठा हुआ है, 11th लॉर्ड इधर उधर बैठा, कुछ नहीं बन रहा। ठीक है जी, क्लियर है? सेकंड लॉर्ड क्या मित्र अवस्था में है तो 2nd लॉर्ड नीच अवस्था में है? नहीं, मित्र अवस्था में 25 डिग्री का है तो कौन सी अवस्था में? वृद्धावस्था में? हाँ नहीं, युवा के बाद लास्ट क्या है? डेथ वाला हाँ, तो मतलब प्लैनेट उतना स्ट्रांग नहीं है, इसको स्ट्रांग करने की जरूरत है। इसकी कुछ रेमेडी करनी चाहिए प्लैनेट को स्ट्रांग करने के लिए। 2nd लॉर्ड को स्ट्रांग करना चाहिए। मेरे केस में भी 2nd 11 और 5th का कनेक्शन बन रहा है। शानदार। तो आप उस प्लैनेट को स्ट्रांग करो अगर नहीं पैसा आ रहा है तो, या वेट फॉर दी दशा देखो, ट्रांजिट देखो, या फिर जिस हाउस में वो बन रहा है उस हाउस का काम करो। 10th हाउस में बन रहा है। 10th हाउस में बन रहा है, 10th हाउस में बन रहा है, 10th हाउस में। तो आप मतलब अपने प्रोफेशन में जितना आपको एफर्ट डालना चाहिए डाल पा रहे हो आप, या कुछ कहीं अपने आप को रोक रहे हो? नहीं सर, उतना ही डाल रहा हूँ। आप प्लैनेट भी बताओगे क्या, कौन सा है? कौन सा प्लैनेट है?
सन सेकेंड लॉर्ड है, 11th लॉर्ड तो इज महावीर जी का चार्ट लगा लेते हैं ना, मेरे पास है। चलो ये अच्छा एग्जांपल मिल गया महावीर जी का, इनको धन प्राप्त कराते हैं। महावीर जैन, ओके जी, बना लो जी चार्ट या देख लो आप लोग, जैसे इनके सारे प्लैनेट्स 10th हाउस में ही है, सन, केतु, जुपिटर, वीनस। चार्ट दिख रहा है सबको? हाँ सर। मैंने सबसे पहले क्या देखा, दशा देखी। दशा किसकी चल रही है? राहु की। राहु, ठीक है। हाँ, तो अब आप कुछ नहीं है, 2023 तक आराम से बैठे रहो, गुरु की दशा का वेट करो। गुरु इनका 9th लॉर्ड है, गुरु 6th लॉर्ड भी है। यस सर। तो राहु में कोई ज्यादा चेंज नहीं आएगा, राहु की दशा में बहुत ज्यादा धन आए ऐसा पॉसिबल नहीं है। और गुरु कहाँ है? गुरु आपका 10th हाउस में बैठा भी हुआ है, मतलब गुरु खुद केंद्र में बैठा हुआ है। राहु में गुरु रहता था, वो आ सकता था क्या? राहु में गुरु, हाँ राहु में गुरु में अच्छा हुआ होगा इनके साथ। पर नहीं, राहु में गुरु, उनका राहु चंद्रकुंड से 8th राशि है, तो जो अपन ने लास्ट क्लास में किया था अपन ने राहु जुपिटर ने रिवर्स रिजल्ट दिए। राहु गुरु इनका 2009 में 2007 उन्होंने राहु वाला काम भी तो नहीं किया। राहु कहता है घर छोड़ के बाहर निकलो, एज इन कि मतलब घर से दूरी या घर को। राहु मेरा 4th हाउस और वैसे भी बाहर नहीं गया। 11th लॉर्ड वीनस आपका 10th हाउस में। चले जाओ सिंगापुर आ जाओ, साथ में बैठ के एस्ट्रोलॉजी करेंगे। अरे महावीर जी फादर कहाँ बैठते हैं आपके? फादर अभी रिटायर्ड है ना सर। तो उनको दुकान पे बिठाओ ना, हो गया आप अमीर, मिल गया आपका रेमेडी। अच्छा, नहीं वो आपके travel फादर नहीं को करते। डेली लेके जाओ, आपकी जो भी मेन शॉप हो, मान लो 10-12 शॉप है, तो जो भी मेन शॉप हो उस पे पिताजी को गल्ले पे बिठाओ, बस आपका हो गया काम। बट सर थोड़ा सा टाइम बिठा के वापस घर भेज देंगे तो चलेगा ना, एटलीस्ट उस दिन का तो। नहीं, पूरे दिन बैठने दो उनको, बैठ सकते हैं ना, अभी तो पापा हैं बैठने लायक। इनका सूर्य भी ऊंच का है 10th हाउस में। हाँ। इसीलिए तो बोल रहा हूँ मैं, और क्या बोल रहा हूँ। और दूसरा केतु के साथ बैठा है, तो डिससैटिस्फैक्शन भी रहेगा ही। सर शॉप क्यों बोला सर इधर आपने, शॉप में बैठो करके? क्योंकि ये इनका शॉप का ही बिजनेस है ना इनका, मतलब। अच्छा, हाँ, ओके। इनकी दुकान पे फादर को बिठाओ, फादर उच्च का होगा बेटा, उसका उपयोग ही नहीं कर रहे हो। 10th हाउस में सन बैठा है, गवर्नमेंट के टेंडर नहीं ले रहे हो, गवर्नमेंट के साथ काम नहीं कर रहे हो, कम से कम पिता को ही दुकान में बिठा लो, मिल गया आपको धन्यवाद। बिजनेस तो देने के लिए बैठा, 11th लॉर्ड है आपका। इनफैक्ट पता है इनकी शुक्र भी इनका बहुत अच्छा है, 11th मतलब देखा जाए तो शुक्र भी खुशियों का कारक है, 10th और 11th को कनेक्ट कर रहा है। हाँ, 4th लॉर्ड 10th में बैठा है, शुक्र अपने घर को देख रहा है, बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं अच्छा है। है, शुक्र भी इतना आपको जो भी काम करना है ना, यू हैव टू डू दिस वर्क बीइंग एसोसिएटेड विद योर फादर। योर सन इज उच्च कर, आप सन का उपयोग ही नहीं कर रहे हो। तो कितने बजे उठते हो महावीर जी? 6:15 या 6:30 के आसपास। सनराइज में 21 बार सूर्य नमस्कार करना शुरू कर दो। हर बार सूर्य का नया मंत्र, ओम भास्कराय नमः, ओम रवे नमः। देखो ना, देखो ये होता है, देखो हम ज्योतिष पढ़ भी रहे हैं, फिर भी हम अपने सन को यूटिलाइज नहीं कर रहे। He should go and meet government offices. He should start floating in tenders of government. He will get immense benefit out of it. मैं बता रहा हूँ चार्ट देख के। सन केंद्र में बैठ के उच्च का हुआ पड़ा है, and he is not using government. That is because of this reason इनका जो भयानक वेल्थ है ना, वो अटका पड़ा है। अब इसके लिए एफर्ट मारना पड़ेगा कि गवर्नमेंट ऑफिसेज में जाके जूते घिसने पड़ेंगे, लेकिन जिस दिन पहला गवर्नमेंट का टेंडर मिल गया, उस दिन के बाद ही आदमी राजा हो जाएगा। मैं लिख के दे सकता हूँ ये प्रेडिक्शन। सन केंद्र में बैठ के उच्च का है और हम सन का ही उपयोग नहीं कर रहे हैं। शनि की दृष्टि भी पड़ती है 10th हाउस पे। इनका तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है? मंगल का जैसे नीच भंग योग भी हो रहा है, मंगल नीच का और केंद्र में ही है, तो जब मंगल भी नीच भंग बन रहा है, तो मंगल की दशा आएगी तब भी थोड़ा बेनिफिट मिलेगा। राहु में मंगल नहीं, ये 2023 तक तो कुछ नहीं होगा, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं होगा।
राहु का दशा निकलना ही है, नहीं तो कुछ खास नहीं होगा। तो राहु में मंगल आएगा अभी 6 महीने बाद। राहु में मंगल आएगा ना 2023 में, हो सकता है मतलब नीचभंग होने की वजह से मंगल आपको कुछ दे के चला जाए, लेकिन जुपिटर के टाइम से आपको ये काम शुरू कर देना। और अभी तो फिलहाल आप अपने पिताजी को बिठाओ ना शॉप पे, गवर्नमेंट से रिलेटेड काम करो, आपको और क्या चाहिए। तो केतु लेकिन वैसे सन के साथ बैठा है। सन का डिग्री जो हाई है, बिकॉज आई रेड समवेयर, ये सन का अगर डिग्री हाई होने से वो रिजल्ट नहीं दे पाते। कंबस्ट है क्या प्लैनेट? जुपिटर कंबस्ट है। अच्छा, हाँ जुपिटर कंबस्ट है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। वीनस जुपिटर केतु कंजंक्ट भी होगा ना डिग्री के बेसिस पे लेके। तो डैड के केतु साथ नहीं कंजंक्ट, तीन डिग्री का। अच्छा, ये तब एक दूसरे से कंजंक्ट हो रहे हैं। नहीं, एक्चुअली वो कंजंक्ट तो कोई नहीं, लेकिन ये जो सन का है ना, सन का वो देखा जाता है, लेकिन सन तो 25 डिग्रीज का है, और आपका बाकी तो 14-16 डिग्रीज के, इतना का तीन डिग्री इधर उधर का मानते हैं ज्यादातर। ऐसा नहीं कोई सर, कंबस्शन, ऐसा कोई है खास नहीं, कंबस्शन नहीं है। नहीं कंबस्ट नहीं है, कोई प्लैनेट कंबस्ट नहीं है एक्चुअली आपका। महावीर जी आई थिंक वो डिग्री के बेसिस पे बोल रहे हैं ना, जो प्लैनेट वृद्ध अवस्था और उसमें होता है। मैंने आई हाँ, थिंक correct. तो ही पढ़ा कि ऑड इवन राशि का नहीं, कॉन्सेप्ट वीनस तो इनका बिल्कुल यूथ है, वीनस भी यूथ है, जुपिटर भी यूथ है, यूथ में है, और ओनली सन आप 25 डिग्री का कह सकते हैं, वो भी ऐसा कोई वो नहीं है सन मैं पे। बस एक्चुअली कल्पना जी वही बोल रही हूँ, मैंने अभी जो बुक में बस पढ़ा ही था कि ऑड राशि, मेरे को याद नहीं एग्जैक्टली, ऑड राशि में एक रहता है एज, एंड इवन राशि में दूसरी उल्टा रहता है, उसका रिवर्स एज रहता है। ओके, नहीं आप महावीर जी यस सर। फादर को शॉप पे बिठाना शुरू करो, करके देखो आप मेरे। मेरा जमता नहीं है। आप तो कैसे जमेगा ना, राहु की दृष्टि है, केतु के साथ है, तो वो तो ग्रहण में लगा हुआ है ना सूर्य। वो जमाना शुरू करिए ना सबसे पहले तो। जमाना शुरू करो ना, यही तो हाँ, रेमेडी है कि फादर जमाना शुरू करो, एवरी फादर के डे। पैर छू। हाँ, पैर छू के जाइए एवरी डे, सन को आप अपना एटलीस्ट अच्छा सन है। I do for mom and dad both. हाँ वो दोनों में करता हूँ, हाँ, लेकिन विचार हमारा दोनों का सेम नहीं होता है। नहीं तो कोई आप बात बोलो नहीं, वो पापा कुछ बोलते हैं आप शॉप पे इग्नोर चलो थोड़ी करिए। देर के लिए आप। हाँ, खाली मतलब थोड़ी देर जाके बैठ के वापस आ जाए यू चलेगा। हैव अ ब्यूटीफुल चार्ट, बिकॉज मैं अष्टक वर्ग भी देखूं तो 10th हाउस में आपको 28 नंबर मिले और 11th में आपको 33 मार्क्स मिले, मतलब बहुत आपके अच्छा है, काम से मतलब एक्सपेक्ट कर। गेन्स, काम कम करोगे गेन ज्यादा होगा, लेकिन अगर आप 10th हाउस को अच्छे से यूटिलाइज करो, ओके सर। आई थिंक फादर को आपको वो करना पड़ेगा सेट, और कोई आप चारा नहीं जमाना है। शुरू करिए फादर। और सर गवर्नमेंट के टेंडर ना सर आपने बोला गवर्नमेंट का टेंडर, ये आदमी अगर गवर्नमेंट के पीछे पड़ गया ना तो ये आदमी करोड़पति बन जाएगा, मैं लिख के दे सकता हूँ। इनफैक्ट 11th और 12th का कनेक्शन भी बुध से बन रहा है, तो जहाँ गेन्स थ्रू 12th हाउस, बुध देखो ना, और वो भी घर एक्चुअली फॉरेन से ही है, मैं कह रही हूँ ना, मैं तो कह रही हूँ। अगर ये फादर को नहीं भी बैठाते सिंगापुर जाओ अभी जमती नहीं, तो किसी फादर लाइक फिगर को भी बैठा सकते हैं ना, समवन हु इज लाइक इन एज, बिकॉज गुरु भी कहीं ना कहीं कंजंक्ट में ही आ रहा है ना। फादर लाइक फिगर बेटा तब देखते हैं हम लोग जब यू डोंट हैव योर फादर, तब देखते हैं। व्हेन यू हैव योर फादर, आफ्टर ऑल हिज एग्जिस्टेंस इज बिकॉज ऑफ हिज पेरेंट्स ओनली ना, तो फादर का Because my तो father has traveled 1 hour to reach my house. So at this age, like traveling by train or by car is difficult for me. हाँ, ओके। So another thing बट is, एनीवेज महावीर जी 24 के बाद से योर टाइम विल चेंज, बिकॉज कंजंक्शन मैंने पढ़ाया नहीं है, लेकिन मैं कंजंक्शन के हिसाब से देख रहा हूँ कि वीनस अपने 4th हाउस और 11th हाउस के गुण अपने जुपिटर में डाल देगा 24 के बाद, तो जुपिटर इज गोइंग टू बी ए ग्रेट दशा फॉर यू। वैसे भी जुपिटर केंद्र में बैठा हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फादर के साथ आप अपने संबंध ठीक करो, कुछ ना कुछ हफ्ते में 1 बार 2 बार पापा को मतलब घर पे भी बैठ के यू इन्वॉल्व हिम इन योर बिजनेस, कि पापा आप कुछ ऐसा सिस्टम करो कि घर पे बैठ के वो आपका कुछ बिजनेस देख सके, अगर दुकान पे नहीं जा सकते, इन्वॉल्व योर फादर। But especially that 1 year will be very nice because after that उनका कंठक शनि शुरू हो जाएगा। काल सतयुग वीर भी की लगा है और 7.5 कहाँ है, 7.5 सैटर्न कहाँ पे है इनका, 10th में
अष्टम अष्टम अभी 2.5 साल क्यों, अभी तो अभी से चालू हो जाएगा वो तो। मून अभी 11 में आ साढ़े जाएगा। साथी चली रही है आपकी, हाँ वही 24 ढैया में खत्म ढैया होगी आपकी। ढैया चलेगी ना से। ढैया चल रही है 24 में हाँ खत्म। हाँ ठीक है महावीर जी, 24 तक आप थोड़ा पेशेंस रखो, तब तक गवर्नमेंट के पीछे पड़ जाओ आप। नहीं साढ़े बट जाओ साथी आप कहाँ चल रही है इनकी? ढैया साढ़े तो साथी कैसे चल रही है सर? ढैया 8 में साढ़े आ साथी गया ना सैटर्न। सैटर्न पर मून से देखेंगे ना अपन। हाँ तो साढ़े मून साथी मून से देखते हैं। मून से 8 में तभी पाइसेस में आएगा आएगा 2.5 साल तब बाद। होगा ना, जब सैटर्न पाइसेस में ट्रांजिट करेगा तब पाइसेस में होगा। आ जाएगा। नहीं साढ़े साथी कैसे है समझ में नहीं आ रहा, सॉरी एक बताओ। साल बाद आएगी ना। तो अभी 2 साल लगेंगे, अभी तो 11 में है ना सैटर्न। जैन से 2.5 साल 11th 17th 18th जैन को केप्री इसमें आएगा एक्वेरियस में सैटर्न। एक्वेरियस में आएगा। उसके बाद से 2.5 साल तो 2025 के आसपास आएगा, 25-26 के आसपास मिड में। तभी से उनको साढ़े साथी लगेगी ऐसा बोल रहे हैं क्या? तब उनका नहीं लगेगी नहीं, 7.5 नहीं सर। अंडर 2.5 years का ट्रांजिट होगा 8th हाउस में। हाँ करेक्ट। हाँ जिसको हम लोग ढैया कहते हैं। अच्छा एक दिन दशा रहे कि चंद्र का रिजल्ट तो आते ही रहेगा। महावीर जी आपका आवाज समझ नहीं आया, एक बार वापस बोलना ना। सर कहाँ चले गए? जो रिजल्ट है अच्छा वो हमको शनि से ज्यादा मून की मिलेंगे राइट, कंडक्ट शनि में। बिकॉज अगर शनि दशा में नहीं हुआ तो चंद्रमा ही रिजल्ट देगा। नहीं पर वो तो ट्रांजिट का है ना, ढैया तो ट्रांजिट के बेसिस पे है ना, तो वो तो असर देगा ही। थोड़ा डिले इन अभी सैटर्न 10th राशि में है ना। अभी सर वो अभी रेट्रो है ना सर। नहीं नहीं रेट्रो रेट्रो तो हट गया, सैटर्न हट रेट्रो गया। नहीं है। सैटर्न 18th जैन को एक्वेरियस में आएगा। अभी सैटर्न कैप्रिकॉर्न में है। अभी केप्रिकॉन में है। अभी कैप्रिकॉर्न में। तो वो जो टाइम पीरियड गुरु का है ना, उसमें वो 1 साल 2025 तक आई थिंक मिड में उनका कंठक शनि शुरू हो जाएगा ट्रांजिट में। बट एनीवेज आपको वीनस अपने सारे गुण जुपिटर को दे देगा एज अ रूल ऑफ कंजंक्शन, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो जुपिटर इज गोइंग टू बी गुड टाइम फॉर यू, और इसको यूटिलाइज करो। गवर्नमेंट फादर को कैसे भी दिमाग लगाओ महावीर जी। चलो अभी क्या रह गया हमारा? विपरीत राजयोग। विपरीत सर विपरीत। चलो जी विपरीत राजयोग। सर महावीर जी गवर्नमेंट के इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो भी चलेगा क्या? चलेगा चलेगा चलेगा। गवर्नमेंट के टेंडर उठाए ना, बिजली का सामान दे गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स उठा के इन्वेस्ट करे तो चलेगा। क्या क्या गवर्नमेंट के बॉन्ड्स बॉन्ड होते हैं करो ना, करो गवर्नमेंट का कोई भी काम करो, सूर्य को आई यूज थिंक करो। वो सर ने लियो के लिए बोला है, गवर्नमेंट में इन्वेस्ट करो, बॉन्ड्स शेयर्स या जो भी है। नहीं बट उनका वैसे भी ये 11th एंड 12th कनेक्टेड है ना, तो वो इन्वेस्टमेंट और सन को दोनों को एक नहीं साथ। आप करो महावीर जी, गवर्नमेंट में भी इन्वेस्ट करो। आपका 11th 12th कनेक्टेड है ना, 12th का लॉर्ड 11th में बैठा है, मरकरी बैठा है ना 11th में। चलो जी विपरीत राजयोग करते हैं, उसके बाद हम लोग अच्छा जी, किसने किसने सुना है आत्मघाती हमला? सुना है किसी ने? आत्मघाती बम लगा के हमला कर दिया। न्यूज में आंसर न्यूज में सुना है ना, वो बेल्ट पहन के और बटन दबाया और आत्मघाती हमला हो गया। तो विपरीत राजयोग भी आत्मघाती हमला है। कैसे हमला है मैं बताता हूं आपको। अब त्रिषडाय को भूल जाना, हमारे खराब हाउसेस होते हैं 6, 8, 12। त्रिषडाय मतलब एक अलग लेवल की चीज है। वैसे नॉर्मली हम मानते हैं खराब हाउस होते हैं 6, 8, 12। 6 क्या होता है? आपकी लाइफ की दुश्मनी है, स्ट्रगल है, ठीक है ना। 8 क्या होता है? आपके डिलेज हैं, मतलब बेफालतू की मेंटल टेंशन है, स्ट्रगल है। और 12 क्या होता है? 12 आपकी बीमारियां हैं, आपके खर्चे हैं, ठीक है ना। अब क्या होता है कि 6th का लॉर्ड मान लो 5th में बैठ गया। 6, 8, 12 के लॉर्ड जहां भी जाके बैठ जाते हैं ना, उस घर को खराब कर देते हैं। ये सिंपल रूल है। छठे का रोल 5वें में जा गया तो बच्चों को खराब कर देगा। बच्चों के पीछे बच्चे आपके दुश्मन बन जाएंगे, बच्चे बीमार रहेंगे, बच्चों से आपकी एक ट्यूनिंग ही नहीं बैठेगी। 6th का लॉर्ड 7th में बैठ गया, पत्नी के साथ प्रॉब्लम हो जाएगी। 6th का लॉर्ड 10th में बैठ गया, जॉब में प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसी 8th का लॉर्ड 5th में बैठ गया, बच्चों को बहुत स्ट्रगल हो जाएगी, बच्चों को बीमारियां लग जाएंगी। तो 6, 8, 12 के लॉर्ड्स जहां भी बैठते हैं ना, उस घर को खराब कर देते हैं, क्योंकि 6, 8, 12 विध्वंसक होते हैं, बेकार हाउसेस।
6-8-12 के खुद 6-8-12 में बैठेंगे तो भी विध्वंसक हाँ होगा। नहीं, अब क्या है कि 6-8-12 के ये 3 आतंकवादी, ठीक है ना, इन्होंने अपने बॉडी पे वो बम लगाया और ये जाके खुद किसी दूसरे आतंकवादी के घर में जाके बैठ गए और इन्होंने बम वाला बटन दबा दिया। तो जब भी 6, 8, 12 के लॉर्ड्स 6, 8, 12 में ही जाके बैठ जाते हैं तो उस घर के नेगेटिव चीजों को खत्म कर देते हैं वो। और मतलब जैसे मान लो 8th का लॉर्ड 6 में बैठ गया तो क्या किया उसने, 6th के जो एनिमीज थे उनको खत्म कर दिया, उड़ा दिया उसने। 6th का लॉर्ड 12th में बैठ गया, जहां जहां से खर्चे हो रहे थे वो सब उड़ा दिए उसने। तो जब 6, 8, 12 के लॉर्ड्स 6 या 8 या 12 में बैठ जाते हैं, इसको हम विपरीत राजयोग बोलते हैं। अब पराशर ऋषि ने विपरीत शब्द का प्रयोग पहले किया है, राजयोग का बाद में किया है। क्यों किया है कि पहले आपको विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। पहले आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, उन प्रॉब्लम्स को झेलने के बाद ये राजयोग फलित होता है। तो 6 प्रकार से बनता है। 6th का लॉर्ड 8th में बैठ गया, फिर 6th का लॉर्ड 12th में बैठ गया, 8th का लॉर्ड 6 में बैठ गया, 8th का लॉर्ड 12th में बैठ गया, 12th का लॉर्ड 6 में बैठ गया, 12th का लॉर्ड 8th में बैठ गया। ऐसे कॉम्बिनेशंस को हम विपरीत राजयोग बोलते हैं। इस राजयोग को प्राप्त करने के लिए फर्स्ट हाफ ऑफ द दशा आपको भयानक स्ट्रगल करनी पड़ती है। ये आपको स्ट्रगल करा के ही राजयोग देता है, बिना स्ट्रगल के ये राजयोग नहीं देता। अगर 18 साल की दशा किसकी होती है? बुध की। एक तो इसका कोई फॉर्मूला निकालूंगा, मेरी दशाएं मुझे याद नहीं होती। मान लो शुक्र की दशा 20 साल की होती है, तो अगर शुक्र विपरीत राजयोग बना रहा है तो पहले 10 साल ना शुक्र आपको अच्छे से तोड़ेगा। 11वें साल से ये विपरीत राजयोग फलित होना शुरू होगा, 11th ईयर से। ठीक है, एक चार्ट बना लो आप। बट तभी सर शुक्र की दशा चलनी चाहिए ना, शुक्र की दशा चलनी चाहिए। हाँ, एक चार्ट बना लो, कर्क राशि का चार्ट बना लो। सैटर्न को 6th हाउस में बिठा दो और मार्स को 12th हाउस में बिठा दो। बन रहा है इसमें विपरीत राजयोग। मार्स को 12th हाउस में, मार्स को 12th हाउस में और 6th हाउस में सैटर्न को बिठा दो। यस सर, 8th हाउस का लॉर्ड 6th में आ गया, 8th का लॉर्ड 6th में आ गया, वेरी गुड। और कोई बन रहा है विपरीत राजयोग? 4, 5, 6, 7 सर मार्च से तो नहीं बन रहा। मार्च से नहीं बन रहा है सर, क्योंकि मार्स तो 10th हाउस का लॉर्ड है, 10th हाउस का और 5th हाउस का। यस सर, वेरी गुड। आप लोग सैटर्न बना रहा है। हाँ, आप लोग नींद में नहीं हो। मैंने मार्स जान के लिखवाया था, मुझे लगा कि कोई मार्स से भी योग बनाएगा, बट गुड, यू गाइस आर ऑल अटेंटिव। गुड। तो 8th लॉर्ड आपका 6th हाउस में आ गया, मतलब एनिमीज के लिए उसने स्ट्रगल पैदा कर दी। 8th हाउस क्या है आपका? प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम आपको होने वाली थी, अब वो प्रॉब्लम आपके एनिमीज को होने लग गई है। तो इसका क्या मतलब? इसका मतलब समझो कि पहले आपके एनिमीज होंगे, वो आपको परेशान करेंगे, तब 8th लॉर्ड उनको जाके मारना शुरू करेगा, एंड इवेंचुअली यू विल बी विक्टोरियस ओवर योर एनिमीज। इसीलिए आपका विपरीत राजयोग बनेगा। मेरे ऊपर गोलियां चली, मेरे को लोगों ने मारने की कोशिश की, लेकिन मैं उनसे बचते बचते आज कुछ बन गया लाइफ में। इसको बोलते हैं विपरीत राजयोग। हाँ राजेंद्र जी, आप बताइए। हाँ, मेरा भी 8th लॉर्ड 6th में है सर, गुरु, और गुरु की दशा भी आएगी, मतलब 10 साल। राजेंद्र जी का चार्ट देख लेते हैं एक बार फटाक से। गुरु की दशा आएगी, अभी राहु की चल रही है, गुरु की आएगी, तभी शायद आप बोल रहे थे ना इनिशियली। हाँ, तो एक मिनट,
चार्ट देखते ऐसा खट से समझ में आता है ना कि आप कभी भूल नहीं पाते फिर योग। क्योंकि इसमें अभी जो एग्जांपल अपन ने किया 8th लॉर्ड सैटर्न है, तो एनिमी सैटर्न जैसे होंगे। 8th लॉर्ड सैटर्न है, प्लैनेट का भी तो रोल होगा ना, तो एनिमीज जो होंगे वो सैटर्न जैसे होंगे, या फिर जो स्ट्रगल वो सैटर्न जैसा होगा। बिल्कुल 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 सही है, करेक्ट। मतलब एनिमीज लेबर और लोअर क्लास पीपल हो सकते हैं, ऐसे बोल रहे थे सर। हाँ, स्टाफ खुद के कलीग्स कभी कभी सपोर्ट नहीं करेंगे, आप परेशान हो जाओगे। ये देखो 8th लॉर्ड कौन है मिश्रा जी, कौन है 8th लॉर्ड? कहाँ जाके बैठ गया? छठे में। और क्या हो गया जुपिटर के साथ, कौन बताएगा? डेबिलिटेट हो गया जैसा, डेबिलिटेट हो गया। तो ये और भी बढ़िया हो गया, दोनों जी के खराब साथ। घर में अच्छा प्लैनेट जाके डेबिलिटेट हो गया, बहुत बढ़िया, कोई टेंशन नहीं है। तो हमारे लिए ये विपरीत राजयोग बन गया, बहुत अच्छे वाला। और ये लेकिन कब सर फलित एक होगा? बात है सर, एक बात है, ये 5th का लॉर्ड भी तो है ना, 5th हाउस के लिए खराब हो गया, 8th हाउस के लिए ठीक हो गया। बिल्कुल, ये बच्चे से इनकी एक्सपेक्टेशन हमेशा ऐसे ऐसे चलती रहेगी। बच्चा जो है वो जब भी अपने मन की करेगा ये परेशान हो जाएंगे, या बच्चा हो सकता है इनकी बात कभी सुने ही ना, उसको लगे कि मेरे पापा पता नहीं क्या बोलते हैं। तो इनको क्या करना चाहिए, इनको थोड़ा सा बच्चे की भी सुननी चाहिए कि अच्छा वो क्या करना चाहता है। स्पेस देनी भाई चाहिए। दुनिया में हर बच्चा तो सचिन तेंदुलकर बनेगा नहीं, लेकिन हर बाप तो चाहता है कि उसका बेटा सचिन तेंदुलकर बने, या कम से कम बाप जैसा तो बने। तो ये थोड़ा सा इनकी लाइफ में बच्चे को लेके हमेशा एक मनमुटाव स्ट्रेस, टेंशन हमेशा रहेगा, क्योंकि बच्चे का लॉर्ड 8th लॉर्ड 5th लॉर्ड दोनों जाके डेबिलिटेट होके 6th हाउस में बैठ गए। तो बच्चा ही ऐसा कह लो कि एक तरीके से हमारा दुश्मन बना रहेगा। तू सुबह उठता नहीं है, तू टाइम पे पढ़ता नहीं है, तू टाइम पे नहाता नहीं है, तू ज्यादा खा लेता है, तू रात में चावल क्यों खाता? अरे भाई जीने दो उसको, बच्चे को। तो बच्चा थोड़ा सा इनके लिए हमेशा वो रहेगा प्रॉब्लम। फिफ्थ में भी राहु में बैठे तो रिलेशनशिप भी वैसा ही हो गया। हाँ, तो थोड़ा सा लेकिन इसमें फिर ये विपरीत राजयोग भी तो काम करेगा ना अपना, विपरीत राजयोग। लेकिन विपरीत राजयोग कहाँ फलित देगा? एक्सिस देखो आप, विपरीत 6-12 एक्सिस बन रहा है, कहाँ बन रहा है? 8th का लॉर्ड कहाँ बैठ गया? 6th में। और किसको देख रहा है? 12th हाउस। एक मिनट सुनो, 12th में कोई प्लैनेट नहीं है। हमने बहुत शुरू में पढ़ा था, जिस घर में कोई प्लैनेट नहीं होता उस घर को जो प्लैनेट दृष्टि देता है, मतलब ये विपरीत राजयोग में जुपिटर 12th हाउस को दृष्टि दे रहा है। 6-12 एक्टिवेट हो गया, मतलब इनका जॉब में, प्रोफेशन में बहुत अल्टीमेट काम होने वाला है जुपिटर की महादशा में। जिन लोगों की वजह से इनकी प्रमोशन रुकी हुई है, या जो ये स्ट्रगल ऑफिस में कर रहे हैं, वो सारी स्ट्रगल इस विपरीत राजयोग में खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये हमेशा एक्सिस पकड़ो, कहां पे ये योग फलित होगा ना 6-12 में। जैसे 8th हाउस का लॉर्ड ये क्या बोलते हैं 6th हाउस में बैठ गया और दृष्टि दे रहा है 12th हाउस को। आपने इसलिए ये बात कही कि 12th हाउस में कहीं ना कहीं कनेक्शन में आ गया। एब्सोल्युटली। तो इनको मुझे लगता है इस पीरियड में 2000 सर तब तक रिटायर हो जाऊंगा सर। हाँ, तो लेकिन तब भी आपको मल्टीनेशनल कंपनी से कुछ अच्छा कंसल्टेंसी वगैरह जॉब आ सकता है, कंसल्टेंसी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। आपको कोई ऐसा कुछ ऐसा एसोसिएशन होगा कि आप कुछ रिसर्च वर्क या कुछ भी आप करोगे फॉरेन से जुड़ के, आपका कुछ ना कुछ समय, आप खुद हो सकता है फॉरेन चले जाओ फॉर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम। सो बट देयर इज दिस ब्यूटीफुल राजयोग व्हिच इज गोइंग टू हैपन। सर फॉरेन आपने इसलिए कहा कि बिकॉज़ इट्स एस्पेक्टिंग द 12th हाउस। 12th हाउस, yes, very nice, and there is no planet in 12th हाउस। तो पूरा का पूरा गवर्नमेंट 12th हाउस पे जुपिटर का आ गया, जुपिटर वहां का मालिक हो गया। 12वें स्थान पे अपनी उच्च की राशि को दृष्टि कर रहा है, वो भी बढ़िया चीज है, दैट इज आल्सो गुड। और 12th हाउस का लॉर्ड देखो कहाँ बैठा है, भाग्य में जाके बैठ गया। तो जब भी ये फॉरेन कंट्री का योग है तो बिल्कुल हो गया। जब भी ये व्यक्ति मल्टीनेशनल कंपनी, फॉरेन, मतलब इनके लिए किसी इंडियन, अगर ये मेरे पास आते हैं और मेरे को बोलते हैं कि मेरे को डबल सैलरी मिल रही है पर कंपनी इंडिया की है, मैं साफ मना कर दूंगा, मत ज्वाइन करो, आपका भाग्य चौपट हो जाएगा। आपका भाग्य तब तक रहेगा जब तक कि आप फॉरेन मल्टीनेशनल चीजों से जुड़े हुए रहोगे। सिंगापुर आने के योग खुल गए हैं। तो सिंगापुर ही बुला। और दूसरी एक बड़ी सटीक प्रेडिक्शन मैं करता हूं जनरली, राहु
जहां भी बैठता है ना, उस हाउस से आदमी को इतनी ज्यादा अट्रैक्शन हो जाती है ना, और इनको अपने बच्चे से इतनी ज्यादा अट्रैक्शन और उम्मीदें हैं ना कि यही इनके दुखों का कारण है। तो अगर राजेंद्र जी को सुख प्राप्त करना है तो वो अपने बच्चों से एक्सपेक्टेशन बिल्कुल बंद कर दे। जो तेरे को करना है भाई तो कर, और ये गारंटीड है। अब जैसे इनका नवमांशा देख लेते हैं एक बार। नवमांशा में जुपिटर देख लेते हैं। देखो जुपिटर लग्न में आ गया, बहुत बढ़िया, केंद्र में चला गया। जुपिटर के ऊपर कोई एस्पेक्ट है खराब? 1 2 3 नहीं, सैटर्न भी नहीं एस्पेक्ट कर रहा, कोई एस्पेक्ट नहीं है। तो जुपिटर की दशा मतलब ये विपरीत राजयोग बहुत अच्छे से फलित होगा। और आप देख लो अष्टक वर्ग भी देख लो, 5th हाउस में कितने नंबर है, दिख रहा है चार्ट? 25। मैंने क्या बोला था, 28 से अगर नंबर कम हो तो उस हाउस से रिलेटेड आपको अच्छे रिजल्ट नहीं आते। बहुत अच्छा तो है ना, दिख रहा है? तो इसमें 25 है, मतलब ये थोड़ा सा राजेंद्र जी के दिमाग में हमेशा, बाकी चीजों में टेंशन नहीं रहेगी, बट बच्चे को लेके थोड़ा सा वो कुछ ना कुछ उनके दिमाग में चलता रहेगा। प्लस सैटर्न का डायरेक्ट एस्पेक्ट है, राहु वहां बैठा हुआ है। तो अल्टीमेटली जब इनका बच्चा इनसे दूर होगा काम के लिए, पढ़ाई के लिए, वो पीरियड में इनके लिए बच्चे के साथ संबंध बहुत बेहतर होता चला जाएगा। राहु इज ऑल्सो काइंड ऑफ फॉरेन, मतलब एक सेपरेटिव है, सैटर्न की दृष्टि पड़ रही है। तो जब भी बच्चा इनसे दूर हो जाएगा उस पीरियड में इनको समझ में आएगा कि हाँ ये अब मेरा बढ़िया चल रहा है, अब बच्चा मेरे साथ नहीं है, तो दैट पीरियड विल बी गुड फॉर फादर एंड सन। अच्छा, आपने जैसे भी एक बात कही कि राहु जहाँ पे भी बैठता है वहां से आपको उम्मीदें, अट्रैक्शन या फिर चीजें हो जाती है, जैसे कि आपने भी ऑब्सेशन ऑब्सेशन पागल हो जाओगे आप उस चीज के लिए। अब आपका और मेरा तो 3rd हाउस में, तो हम किस चीज के लिए ऑब्सेशन करेंगे? भाई बहनों ऑपोजिट के लिए? सेक्स के लिए। अच्छा, 3rd हाउस में बिल्कुल, या तो आपकी हॉबीज हो सकती है जिसके लिए हॉबीज के लिए। जैसे लाइफ में कितनी हॉबीज चेंज की होंगी चारू, मैंने तो बहुत की हैं। मैं तो बीच में ये देखो कितने कड़े पहने में तंत्र मंत्र में भी चला गया था, बहुत ज्यादा शमशान में जाके बैठना, लाशों के साथ, Oh God. बहुत ज्यादा किया मैंने ये काम, बहुत। फाइनली मैंने छोड़ा। तो मैं तो पता नहीं कहाँ कहाँ गया हूँ। फिर मैं एक बार हिप्नोटिज्म में चला गया, फिर मैं एक बार वशीकरण में चला गया। मतलब दुनिया की ऐसी कोई साइंस नहीं है जो मैंने इतने सालों में करके ना छोड़ी हो। बस एस्ट्रोलॉजी में बहुत आया। तो 3rd हाउस मेरा तो बहुत सुंदर। वशीकरण होता है वशीकरण मींस इज इट, मतलब लाइक पढ़ते देखते हैं क्या, इज इट ट्रू कि लोग कर लेते हैं कि आपको एक कहानी सुनाता हूँ बढ़िया। तो जैसे सर वशीकरण और हिप्नोटिज्म अलग है ना? हाँ, नहीं, हाँ हिप्नोटिज्म तो अलग है। सर मैंने सोचा आप एग्जांपल किसी के आज किसी के लेफ्ट हैंड में पेन हो रहा है क्या? कोई ऐसा है जिसके लेफ्ट हैंड में या लेफ्ट पैर में पेन हो रहा है आज? सर मेरे राइट में ऑलमोस्ट होता है लेफ्ट में। लेफ्ट में है किसी के? सर मैंने कल वो एंटी फ्लू इंजेक्शन लिया था, उसका थोड़ा है। ठीक है। हाँ। और किसी को? चारू आप देखो लेफ्ट साइड में कोई पेन हो रहा है आपको? राजेंद्र जी आप भी चेक करो। नहीं सर, मेरा राइट लेग में हो रहा है। राइट लेग में? अच्छा, चारू जी आप देखो कहीं, क्या आपके घर में किसी के लेफ्ट साइड में पेन हो रहा हो? सर अब तक नहीं हो रहा था, लेकिन अभी फील होना चालू हो गया सर। ठीक है, मैं यही वशीकरण होता है। जो किसी के कुछ लेफ्ट साइड में नहीं हो रहा, जैसे ही मैंने बोला ना आपके कहीं ना कहीं लेफ्ट साइड में कुछ ना कुछ होना शुरू हो गया। सर सोचा ना, देखा, सोचने लगे, फिर तो पता चलेगा ही ना सर। इसी चीज पे जब तांत्रिक काम करता है ना, तो क्या करता है, जिसके ऊपर वशीकरण करना होता है ना, उसके साथ हम एक स्पिरिट लेवल पे संबंध बनाते हैं। उसकी स्पिरिट और हमारी स्पिरिट को हम कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, और धीरे 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 उसके फायरवॉल को तोड़ के हम उसके अंदर घुस जाते हैं। ये साइंस है, मतलब तंत्रा की। तंत्रा इज व्हाट? मैकेनिक्स। मंत्रा इज द सॉफ्टवेयर, मतलब ओम एंग रिंग क्लिंग चामुंडाय विच्चे, ये मंत्र है। और इसके पीछे तंत्र क्या है कि मैं ऐसा करूंगा तो मेरे अंदर, जैसे मान लो अब कभी हम फिजिकली मिलेंगे ना, तो मैं आपको, कुछ साल पहले तो ऐसा होता था कि हम लोग ऐसा सोचते थे कि आज मेरे शरीर से गुलाब की खुशबू आए, तो वो आ जाती थी। ये एक बहुत बेसिक लेवल का सिद्धि है, बहुत बेसिक।
काइंड ऑफ आप रेकी जैसा ही हो गया ना, जैसा अपन हाँ, हीलिंग से आप वैसा आप किसी को वो बिल्कुल, कर रहे हो। बिल्कुल। रेकी क्या है, तंत्र का पॉजिटिव साइड है। हुँ, उसका नेगेटिव साइड क्या है, जब हम किसी को, जैसे एक घाल करके चीज़ होती है, ठीक है ना? घाल में क्या, ये रिकॉर्डिंग चल रही है, खुशबू बंद कर दो रिकॉर्डिंग। 1 मिनट फालतू हाँ। में यूट्यूब पे जाएगा